डॉक्टर की लाइफ ऐसी होती है दैट वो एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन हम बहुत सक्सेसफुल फील करते हैं, कुछ दिन हम एकदम फेलियर की तरह फील करते हैं व्हेन हम जो हम करना चाहते हैं वो सक्सेस के फॉर्म में नहीं हो पाता, एंड स्पेशली व्हेन यू नो द सक्सेस जान के साथ इक्विवेलेंट है। कोविड एक बहुत ही बुरा समय था। इट वाज लाइक अ वॉर जोन फॉर अस, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में कोविड जैसा समय एज अ डॉक्टर देखूंगा। बट मैं आपको बताऊं कि मेरे को कभी कभी अब मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूं और जब मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूं, मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस समय के लिए बना था, बिकॉज द वे आई वॉज ब्लेस्ड विद अ टीम, वो टीम मेरे लिए आज तक खड़ी है। वो लोग जिनकी मैंने उस टाइम पे हेल्प करी थी या जिनके लिए हेल्प करने के लिए मैं बना था, वो अभी तक दे रिगार्ड मी, और मेरे को अभी तक ऐसा लगता है दैट इट टच्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। व्हाट इफ कोविड कम्स बैक? मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता डॉक्टर्स को भगवान मानो। वी आर जस्ट इन अ प्रोफेशन। हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहां हमने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर रखी है और उसमें आपके शरीर को जानने की ताकत है। ना हम चाहते हैं कि आप हमें भगवान मानो, ना हम चाहते हैं कि आप हमें डेविल मानो। आप हमें एक सर्विस क्लाइंट रिलेशनशिप में रखो। मैं आपको एक अच्छे इंटेंशन के साथ ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योर करने की प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। ना मैं बोलता हूँ कि आप पूरे टाइम 1 महीने तक इंट्रावीनस इंजेक्शन लेते रहें, ना मैं बोलता हूँ कि आप आंखों पे पट्टी बांध के बोलें कि यदि मेरे हस्बैंड को न्यूमोनिया है तो वो मुलेठी खा के ठीक हो जाएगा। आपको ये समझना जरूरी है कि किस चीज की कहाँ जरूरत है। लिक्विड नाइट्रोजन जो हमारा जो फैंसी खाना होता है इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट्स में, उसके अंदर एक स्मोक क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएट की जाती है खाने के ऊपर, उसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं। वो लिक्विड नाइट्रोजन समझने की जरूरत है कि वो -192 डिग्री सेल्सियस पे फ्रोजन होता है, और जैसे ही वो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आता है, वो कंडेंस होके इवेपोरेशन जल्दी बढ़ जाता है और वो इमीडिएटली उसको डैमेज कर देता है, लाइक अ बर्न। जैसे आपकी बॉडी जलती है, स्किन जलती है, वैसे आपका ऑर्गन अंदर से जलने लग जाता है, जिस वजह से आपके कौन से ऑर्गन के वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है वहाँ पे वो इफेक्ट करता है। सो लिक्विड नाइट्रोजन शुड नेवर बी इंजेस्टेड। कोई भी आप ये स्मोकिंग पान्स देखें, स्मोकिंग फूड देखें, स्मोकिंग ड्रिंक्स देखें, ट्राई कि आप उनको बस कैमरा तक ही रखें, अपनी जबान तक ना पहुंचने दें। Medicine cure diseases, but only doctors can cure patients. Today's podcast is very special as we have Dr. Charudat Arora as our guest, a physician who encompasses intelligence with empathy, one who goes beyond the duties of just being a doctor, but someone who holds the hand in the journey of elder care and rehabilitation. He has been the recipient of the prestigious JRD Tata Scholarship for 5 years, AMSC Championship 2014, and Dr. PM Pai Award for his outstanding performance in microbiology. He is also a member of the American Academy of Home Care Physicians. In this podcast, we delve into how he manages his patients and his approach when working on cases. We also asked him profound questions related to health, medicine, and importance of nutrition, making this podcast a highly informative session for you all. So let's get the show started. Lights, camera, and action. Hi, Dr. Charu. How are you? I'm good, thank you so much. How are you doing? Absolutely fine. Hi, doctor. Thank you for coming. Anytime. My pleasure, Sarth. How was your day? My day has been exhausting, busy, but nice as always. I think every doctor's life is like that. I believe in the front part, but the latter portion of making it nice is all dependent upon doctor to doctor. और एक डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती है? लाइक यू हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पेशेंट्स थ्रू आउट द डे, एंड कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में चीज़ों में परेशानियां तो होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो ध्रुव। डॉक्टर की लाइफ ऐसी होती है दैट वो एक रोलर कोस्टर की तरह होती है। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन हम बहुत सक्सेसफुल फील करते हैं, और कुछ दिन हम एकदम फेलियर की तरह फील करते हैं व्हेन हम जो हम करना चाहते हैं वो सक्सेस के फॉर्म में नहीं हो पाता, एंड स्पेशली व्हेन यू नो द सक्सेस एक जान के साथ इक्विवेलेंट है, तो टेकिंग केयर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट एट द सेम टाइम अपने आप को हमेशा बकअप करके रहना, अच्छा सोशल सपोर्ट रखना, फ्रेंड्स रखना, और अपने स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वो रहे तो हर दिन ही अच्छा होता है। सो यू आर इनटू जेरियाट्रिक्स, पैलेटिव केयर, इंटेंसिव केयर. How has the journey been from coming from the US and Indian soil पे आके वापस काम करना, getting into geriatrics, ICU, palliative care?
how has that been? सो ये जर्नी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही है मेरे हिसाब से, बिकॉज पहली बात तो मैं बताऊं, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं एक डॉक्टर बनूंगा. ये मेरी मदर का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं. अदरवाइज मैं हमेशा एक आई वांटेड टू बिकम समबडी हु इज़ नॉट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड. बट आई थिंक गॉड जो चाहता था, थोड़ी लोगों की मेहनत थी और सबके आशीर्वाद से आई बिकेम सक्सेसफुल डॉक्टर वन डे. और तब मैंने सोचा कि यार चलो अपना बस्ता बांधो और अमेरिका निकलते हैं पढ़ने के लिए. वहाँ पे 4-5-6 साल पढ़ने के बाद, अपनी पोस्ट डॉक्टरल डिग्रीज करने के बाद, अच्छा रिसर्च करने के बाद, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वहाँ पे देखा कि जिस तरीके से बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है वो बहुत अलग है जिस तरीके से हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ, हमारी बड़ी मासियाँ रहती हैं. और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ टू इंटरेस्ट टुवर्ड्स कमिंग बैक टू इंडिया. फैमिली में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से मेरे को वापस आना पड़ा. एंड आई फील उस टाइम पे बड़ा बुरा लगता था, बट अब मुझे लगता है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि जब मैं वापस आया, आई लैंडेड ऑन द इंडियन सॉइल और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत अच्छे और बहुत इंस्पिरेशनल लोगों से मिलने की. और उनके हिसाब से मैंने देखा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं. वहाँ पे जब मैं आईसीयू में ट्रेनिंग कर रहा था तब मैंने देखा बहुत एक नीश सेगमेंट है जीरियाट्रिक्स का या बुजुर्गों का, जो कि 60 साल से ऊपर के हैं, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ रही है. एंड स्पेशली जो हमारा देश है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वजह से इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है कि लोग वहाँ पे अब बहुत मुश्किल है हर बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए ध्यान रखना. और इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन हो जाती है, इसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, इसकी वजह से इंसान को जो केयर चाहिए वो नहीं मिल पाती है. तब मैंने रियलाइज़ किया कि अब हमें आईसीयू से मूव करके जीरियाट्रिक्स में जाना है. एंड वहाँ से मेरी पूरी जर्नी शुरू हुई. But so doctor, coming back to India, ऐसा क्यों है कि जैसे अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी हेल्थ, elderly health is so much better in terms of our nation or rest of the nations also. Why is that? Why is there so much difference between their elderly health and our aging is different? सो इसके ना बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज बनते हैं. सबसे पहला बनता है आपका जेनेटिक वर्कअप. हम जिन जीन्स के साथ पैदा होते हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते. हमारे पेरेंट्स की जीन्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स की जीन्स हैं, हमारी जीन्स के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं. जिस तरीके से हम कल्चरली इन्वॉल्व हैं, दैट्स ऑल्सो अ जेनेटिक मेकअप ओनली. बट हमारे जो अगर हम बॉडीली मेकअप के हिसाब से जाएँ, हमारी डाइट के हिसाब से जाएँ, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल अगर हम देखें, पोल्यूटेड वर्ल्ड एंड सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री इशूज़, जिसमें हमारे लिटरेसी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, वाटर सैनिटेशन की वजह से, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले के ज़माने में बहुत कम होती थी. बट जैसे अब ये बढ़ रहा है, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेवलपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, मॉडर्न लाइफस्टाइल आ गया है. अब वही अक्यूट कम्युनिकेबल प्रॉब्लम से चेंज होकर अब हम नॉन कम्युनिकेबल प्रॉब्लम्स पे आ गए हैं, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, मोटापा, ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं. तो यदि आप आज का डेटा देखें तो अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अच्छी है, बट आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए जापान की क्वालिटी ऑफ लाइफ जितना हम नहीं पहुंच पाए हैं, बिकॉज अभी भी हम लोगों ने केवल सिक केयर पे ही ध्यान दिया है. अभी भी यदि मैं आपसे ही पूछूं कि हॉस्पिटल का मतलब क्या है, तो आपका मतलब आएगा मेरे को हॉस्पिटल में जाना है बीमार होके, पर कोई ठीक होके हॉस्पिटल में नहीं घुसता. सो ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, डोंट मेक हॉस्पिटल आइवरी टावर ऑफ सिकनेस. मेरा मानना ये है, मेक इट अ होलिस्टिक सेंटर, जहाँ पे आप अपने आप को चेक कराने जा रहे हैं, जहाँ पे आप डॉक्टर के साथ अपनी कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स को टच करने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते, और वो आपके लिए ही बेहतर है, जिससे आप बीमार कभी ना पड़ें. You decided to come back to India. बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं करते वापस आने का, because the quality of life in the US is much better, much better than India. क्या was it like just you wanted to do something for the nation, responsibility थी, या was it something else? So मैं बिल्कुल भी अपने आप को पेट्रियाटिक नहीं मानता था उस टाइम तक. मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मेरे दिल में बड़े देश को सेवा करने की भावना थी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था. ना मैं ये मानता हूँ कि किसी दूसरे देश में, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. हर इंसान की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, और वो प्रायोरिटीज़ कभी मटीरियलिस्टिक होती हैं, कभी सोशल होती हैं, कभी इनबिल्ट होती हैं, कभी फैमिलियल होती हैं. तो मेरी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस टाइम पे थी वो थी पढ़ाई.
अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना, जो कि मैं हो गया था। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, वो है मेरी मदर और मेरा डॉग। तो मैं इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो गया था कि हर 3 से 4 महीने में मैं अमेरिका से इंडिया आता था। Okay. और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार इट इज़ राइट टाइम, जब अगर मैंने करियर शुरुआत करनी ही है तो मैं अपने देश में जाके करूं, जहां मेरे को ना केवल अपने पेरेंट्स का साथ मिले, अपने फ्रेंड्स का हैप्पीनेस मिले, बट उसके साथ साथ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अपनी लग्जरीज को कोई भी मिस नहीं करना चाहता। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सम कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने अच्छे इन्वायरमेंट में, अच्छे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में ग्रो करके देश की सेवा करना इज द बेस्ट ऑप्शन। So what is exactly is geriatrics? A lot of people might not understand because it's a technical term. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरे से हर रोज ही पूछा जाता है। तो जीरियाट्रिक्स कम्स फ्रॉम द वर्ड जिरेंटोलॉजी, और जिरेंटोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ द एल्डरली। Okay. अगर हम इसको शुद्ध भाषा में समझें तो कोई भी इंसान जो 60 वर्ष से ऊपर का है, उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जीरियाट्रिक्स में करते हैं। क्योंकि जीरियाट्रिक्स एक अडल्ट, एक बुजुर्ग इंसान एक नॉर्मल अडल्ट नहीं होता, उसकी तकलीफें एक नॉर्मल अडल्ट की तरह नहीं होती, उसकी तकलीफें एक बच्चे जैसी होती हैं, पर वो बच्चे की बॉडी में नहीं होती। तो इस वजह से ये जो फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है, ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और इसको हम जीरियाट्रिक्स बोलते हैं। Geriatrics की एग्जैक्टली क्या जरूरत है हमारे देश में? हमारे देश में इस टाइम पे ज़रूरत बढ़ती जा रही है। जीरियाट्रिक्स एक बहुत नई ब्रांच है इंडिया में, बिकॉज कभी किसी ने सोचा नहीं था कि बुजुर्ग इतने बढ़ जाएंगे। अभी भी हमारे देश का नारा यही है कि वी आर अ यंग नेशन, वी आर एब्सोल्युटली अ यंग नेशन। पर फ्यूचर में देखें तो 2050 में जो स्टडीज़ आई हैं वो ये आई हैं कि 2050 तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें हर तीसरा से चौथा इंसान 60 साल के ऊपर का होगा। एंड द एब्सोल्यूट नंबर में अगर आपको बताऊं तो 345 मिलियन, विच इज ऑलमोस्ट टू मच। तो इट इज अ ह्यूज नंबर। इनकी ये जो पॉपुलेशन है, इनकी केयर करने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होंगे, जिनमें ना केवल जीरियाट्रिक्स बट रिहैबिलिटेशन पॉपुलेशन चाहिए होगी, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होंगे, केयर गिवर्स चाहिए होंगे, जो इनका ध्यान रखें, इनका केयर करें और इनको इनकी प्रॉब्लम से दूर लेके जाएं। सो इस टाइम पे जीरियाट्रिक्स की सबसे ज़्यादा रेलेवेंस यही है। एट द सेम टाइम जीरियाट्रिक्स की रेलेवेंस ना केवल बुजुर्गों को पर उनके बच्चों को भी है, बिकॉज एक पीस ऑफ माइंड होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि मैं भी कभी देश के बाहर होता हूँ, कभी अपने पेरेंट्स से दूर होता हूँ, तो मेरे को बैकअप माइंड पे हमेशा रहता है कि मेरे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है, क्या उन्होंने मेडिसिन ली या नहीं ली, क्या उनको कोई अगर हेल्थ इमरजेंसी होगी तो कौन ध्यान रखेगा। मैं तो चलो डॉक्टर हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास मेरा स्टाफ है ध्यान रखने के लिए, पर एक नॉर्मल इंडियन पर्सन के लिए उसके पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा, उसके रिलेटिव्स का ध्यान कौन रखेगा। और मैं नहीं मानता कि आजकल हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, वी ऑल आर लिविंग इन अ न्यूट्रल फैमिली। हम लोग आइसोलेटेड हैं और हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। तो उस चीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए, उन केयर गिवर्स के लिए, उन फैमिलीज के लिए पीस ऑफ माइंड होना कि हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है जो हमारे पेरेंट्स का, हमारे लव्ड वंस का ध्यान रख सकता है, तो उसके लिए जीरियाट्रिक्स की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। जीरियाट्रिक कौन सी एज कैटेगरी में हम लोग कंसिडर करते हैं? सो 60 साल से ऊपर, 60 and above is called geriatrics. Right. And how, what kind of special care does a geriatric patient require? See, everybody thinks that hospital में हर patient है, every person goes to the hospital is a patient, right? But what are the special needs of a geriatric patient? ये सवाल ना केवल आपका पर पूरे भारत का रहता है। और जीरियाट्रिक्स में नीड्स कभी भी हॉस्पिटल में पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज एजिंग शुड ऑलवेज हैपन एट द कंफर्ट ऑफ द होम। और ये WHO का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, कि यदि आप एज कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबली एज करें और अपने घर में एज करें। तो उसका मतलब है अगर आपको आपके घर में एज करना है तो पहले तो आपको आपकी बीमारी से दूर रहना पड़ेगा। आपको यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसकी मेडिसिन टाइमली लेनी पड़ेगी। उसको याद दिलाने के लिए, यदि आपको डिमेंशिया है तो आपको उसके लिए याद दिलाने के लिए एक केयर गिवर रहना पड़ेगा। यदि आपको जोड़ों का दर्द है उसके साथ साथ, तो आपको उस टाइम उठाने बिठाने के लिए कोई लेके जाने के लिए, वॉशरूम लेके जाने के लिए कोई इंसान चाहिए। यदि आपके मस्कुलेचर में पेन है, क्योंकि बुजुर्गों को मस्कुलेचर का पेन रहना लाजमी है क्योंकि उनका मसल मास कम हो जाता है, उनकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, उसके लिए आपका फिजियोथेरेपिस्ट का होना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ये नहीं सोचता कि हॉस्पिटल में उनका एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होते, उनको बहुत अलग लगता है, दे फील अनकंफर्टेबल, और जिसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल एंजाइटी हमेशा उनके अंदर रहती है, एक एगनी रहती है, डिस्ट्रेस रहता है, जो उनको घर में नहीं होता। सो
हॉस्पिटल में सारी की सारी जीरियाट्रिक्स की नीड्स पूरी नहीं हो सकती, और जीरियाट्रिक्स जो हमारी पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन जिनको मैं बोलता हूँ, जिनको मैं टेक्निकली मेरे यंगेस्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री बोलता हूँ, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल होती हैं. उनकी रिक्वायरमेंट्स फिजिकल, सोशल, इमोशनल, बिहेवियरल हर जगह से लास्ट करती हैं. सो एवरीथिंग कैन नॉट हैपन इन वन प्लेस. Is every doctor can every doctor treat a geriatric patient? एब्सोल्युटली. यू नो, हमारे MBBS में जीरियाट्रिक्स हमें मेडिसिन में पढ़ाई जाती है 4th ईयर में, बट वो इतना छोटा कोर्स होता है कि वो इतना ही छोटा कोर्स होता है जितना डाइट और न्यूट्रिशन का लेके होता है. बट इंसान जब बड़ा होता है तो उसको समझ आता है कि आधी प्रॉब्लम्स तो उसके पेट और दिमाग से ही हैं, और ना आपकी साइकाइट्री ढंग से पढ़ाई, ना आपने साइकाइट्री ढंग से पढ़ी, ना आपने न्यूट्रिशन ढंग से पढ़ी. सो सिमिलरली जीरियाट्रिक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड केयर देना मुश्किल होता है हर डॉक्टर के लिए देना, इसीलिए स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं. यार एक बड़ा अच्छा सवाल आता है व्हेन इट कम्स टू जेरियाट्रिक्स, ओल्ड एज, एल्डरली पीपल. एक फंक्शनल डिजीज होता है और एक फिजियोलॉजिकल डिजीज होता है, राइट? इन दो चीजों के बीच में क्या फर्क है? ये फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल का जो बैटल होता है, ये हर इंसान में ही लड़ रहा होता है, और ये एजेड पॉपुलेशन में बढ़ जाता है बिकॉज उनके फंक्शनल एंग्जाइटी कंपोनेंट बढ़ जाती है. तो मैं आपकी जनता को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि फंक्शनल कंपोनेंट वो है जो टेक्निकली आप ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आपके ब्लड टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, आपका HB कम है तो आपका आयरन बढ़ाना पड़ेगा, आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, आपका प्रोटीन कम है तो आपको एल्बुमिन देना पड़ेगा, न्यूमोनिया है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, नेबुलाइजेशन देने पड़ेंगे. ये वाले हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिफाइड पैरामीटर्स. फंक्शनल पैरामीटर्स वो होते हैं जिसमें हम एक इंसान की कुछ परेशानियां हैं जो वो दिख नहीं रही हैं, या फिर वो दिखाना चाह नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो बीमारियां अंदर पनप रही हैं या बढ़ रही हैं. कई बारी हमने ये देखा है कि लोनलीनेस, किसी एक पार्टनर के जाने के बाद उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं. तब तक उनको डायबिटीज़ नहीं थी, तब तक उनको BP नहीं था, बट अब वो बीमार पड़ रहे हैं. सो उसमें जो कंपोनेंट है वो एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है, फंक्शनल कंपोनेंट है, एंग्जाइटी का कंपोनेंट है, सोशल लोनलीनेस का कंपोनेंट है, डिप्रेशन का कंपोनेंट है. ये वाली सारी चीज़ें जब आती हैं तो फंक्शनल डिजीज को हम ट्रीट करते हैं. बट क्या फंक्शनल डिजीज एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और ये पता होना चाहिए. हमेशा एक डॉक्टर को ये नहीं बोलना चाहिए कि आपका इशू स्ट्रेस की वजह से है. नेवर गैस लाइट एनीबडी. नेवर ये मत करो कि यदि डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो स्ट्रेस पे डाल दो, फूड पे डाल दो. नहीं, फंक्शनल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, बट फंक्शनल प्रॉब्लम्स भी ट्रीटेबल होती हैं, वो भी क्योरेबल होती हैं, और उनको जल्दी ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो दिमाग से रिलेटेड होती हैं. Let's talk about the right approach of dealing with geriatrics, right? As I have seen कि डॉक्टर्स जो है ना, वो कोई पेशेंट जाता है, ओल्ड एज है, अरे अंकल आप दवाई खा लो ना, आप ठीक हो जाओगे. This is the most common answer that is given to geriatric people. Is it the right approach? बिल्कुल भी नहीं. बताइए, ये एक बहुत ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट है जो आपकी है कि आप दवाई खा लो और आप ठीक हो जाओगे. पहली बात तो दवाई से कोई ठीक नहीं होता. दवाई सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन होता है ठीक करने का, और रादर इंसान का ठीक होना ना होना उसके अपनी चाह के ऊपर होता है. इट्स देयर ओन विल पावर. सेकेंडली, अगर आप किसी भी बुजुर्ग को ये बोलोगे कि आप दवाई खा लो, आप पहले ये समझो कि दवाई क्यों नहीं खा रहा. इज देयर सम पैरामीटर? क्या घर में कोई फैक्टर है? क्या घर में कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है जो ठीक नहीं चल रहा? क्या उसको दवाई वो नहीं लग रही? क्या उसका गट अब्जॉर्प्शन कैसा है? क्या वो न्यूट्रिशनली अपने आप को स्टेबल रख पा रहा है? क्या वो दवाई की डोज जानबूझ के स्किप कर रहा है? देयर आर टाइम्स व्हेन डिप्रेस्ड एल्डरली पेशेंट्स कम टू अस और हम देखते हैं कि वो दवाई नहीं खा रहे बिकॉज दे वांट टू एंड देयर लाइफ. सो उस टाइम पे आपको उसकी तह तक जाना, बात करना, और स्पेशली जो हमारा इंडियन सिनारियो है उसमें पेशेंट्स के चलते डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से हर डॉक्टर आपको इतना टाइम नहीं दे पाता कि वो आपकी पूरी काउंसलिंग कर पाए. बट यदि आपका सवाल आइडियल अप्रोच पे है तो फर्स्ट इज़ हिस्ट्री टेकिंग. एक अच्छी हिस्ट्री लेना किसी भी मरीज से, स्पेशली एल्डरली से, बिकॉज उसके जो फैक्टर्स हैं वो आप जज भी नहीं कर सकते, चूज भी नहीं कर सकते. सो उनके मुंह से वो फैक्टर्स निकलवाना, उनके लाइफस्टाइल को असेस करना, उनकी डाइट को असेस करना, और लास्ट में दवाइयों को लेके काउंसलिंग करना, ये एक आइडियल अप्रोच होती है. बट फैमिली की क्या अप्रोच होनी चाहिए इस चीज को लेके? सी, एवरीबडी हैज अ एल्डरली एट देयर होम, राइट? एंड एवरीबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम डीलिंग विद द सिचुएशन, है ना? टाइम के साथ इंसान की थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है, एल्डरलीज का जो टेम्परमेंट है वो भी चेंज हो जाता है. तो अगर हम घर से शुरू करें तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच कि यार, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर,
मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये सवाल इतना कॉमन है कि इसका जवाब उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। इसका जवाब यहाँ से शुरू होता है कि ट्रेनिंग द केयर गिवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी वर्क फोर्स बनाना, ना केवल वर्क फोर्स आपकी हॉस्पिटल में नर्सेस की ट्रेनिंग करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट लोगों को ट्रेन करना कि आपको आपके एल्डरलीज का ध्यान कैसे रखना चाहिए, कितना पेशेंस रखना चाहिए, कैसा काम डिमीनर रखना चाहिए, कौन सी बातों को इग्नोर करना चाहिए, कौन सी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ये कई बार देखा गया है कि जो केयर गिवर्स हैं, बच्चे हैं, बहुएं हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, वो लोग एक बुजुर्ग का ध्यान रखते हुए खुद बहुत एंजाइटी के मरीज बन जाते हैं। दे गेट डिप्रेस्ड एंड समटाइम्स दे विश कि इनको जाने देना चाहिए। सो वो जो फैक्ट है, वो जो थॉट है, वो आपको बताता है कि आप बहुत बर्न आउट हो गए हो, आपको भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको भी केयर गिवर की ज़रूरत है, आपको एक प्रोफेशनल केयर गिवर की ज़रूरत है। सो सबसे इंपॉर्टेंट आती है काउंसलिंग, फिर आती है ट्रेनिंग, और फिर आती है सीक हेल्प। सही टाइम पे हेल्प मांगने से और अच्छे कम्युनिकेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो कोई हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट है काउंसलिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए? यस, एब्सोल्युटली। सो हमारे जितने भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ हैं, उनमें डेफिनेटली मेंटल वेलबींग के लिए, होलिस्टिक वेलनेस के लिए साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें काउंसलिंग्स अवेलेबल होती हैं, काउंसलिंग अप्रोच अवेलेबल होती है। यू कैन सीक हेल्प फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बी इट पीडियाट्रिक्स, बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए या बुजुर्गों के लिए। बट क्या वो इनफ है? नहीं, वो बिल्कुल इनफ नहीं है, बिकॉज अभी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, टीयर 3 सिटीज़ में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजी नाम का डिपार्टमेंट ही बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। और इससे पता लगता है कि हम मेंटल हेल्थ को कितना पीछे रखते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने अभी भी जो दिखता है उसी को ट्रीट करने का सोचा हुआ है, जबकि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर है। यार, दिमाग से मुझे एक सवाल आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द एल्डरली, आई पर्सनली सीन, ये सेल्फ मेडिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं जब भी देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ, कोई मेरे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, इफ इवन आई टॉक अबाउट माई फादर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन जो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, एंड इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब तो गूगल से भी, ठीक है। सो किस पॉइंट तक आदमी सेल्फ मेडिकेट कर सकता है अपने आप को? सो टेक्निकली तो सेल्फ मेडिकेट करना ही नहीं चाहिए आइडियली तो, पर आप ये समझिए कि वो इंसान सेल्फ मेडिकेट क्यों कर रहा है, बिकॉज उसका जो बॉर्न एंड बॉटअप, जो उसका पूरा कल्चर रहा है, वो ये रहा है कि चीज़ें खुद ठीक हो जाती हैं। जब हमारे बुजुर्ग यंग थे, तो उस टाइम पे जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो कई बारी नेचुरल रेमेडीज से ठीक हो जाती थी। बट अब वही प्रॉब्लम्स नेचुरल रेमेडी से ठीक होने लायक नहीं बची हैं बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। यदि पहले एक न्यूमोनिया आपके फादर के टाइम पे या मेरे फादर के टाइम पे 6 से 7 दिन का बुखार लेता था, अब वही 14 दिन का बुखार लेता है। उसका रीजन ये है कि अब वो बैक्टीरिया भी उतना इंटेलिजेंट हो गया। यदि इंसान इंटेलिजेंट हो गए हैं, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, बिना हाथों के यूट्रस निकाला जा रहा है। So we are getting intelligent, right? Right. Similarly, the bugs are also getting intelligent. ये पूरा यूनिवर्स इंटेलिजेंट हो रहा है। हमारे खाने के अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो टेक्निकली हमारे ही फीसिस के थ्रू पूरे के पूरे देश, पूरे पानी के थ्रू पूरे जनता में फैल रहे हैं। Right. सो वो जो रेजिस्टेंस है वो हर जगह है, और उस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी भी बुजुर्ग को ये बताएंगे कि आपको न्यूमोनिया है और आप 21 दिन लगाएंगे ठीक होने में, वो ट्रीटमेंट ही शुरू नहीं कराएगा, क्योंकि उनके दिल में भय है कि पहले अगर ये दवाइयाँ, केमिकल्स मेरे अंदर चले गए तो ये खराब ज्यादा करेंगे। सो उनको, जैसा मैंने पहले बताया, काउंसलिंग करना, समझाना, सेल्फ मेडिकेट तब तक ही करना जब तक वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पे हो। बट यदि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन हो, प्लीज उसको सेल्फ मेडिकेट ना करें। और यदि आपके कोई भी रिलेटिव सेल्फ मेडिकेट करते हैं थैंक्स टू गूगल, तो डेफिनेटली दे नीड अ रियलिटी चेक। What are these over the counter medicines? Can you please explain it a little bit? सो ओवर द काउंटर मेडिसिन वो होती हैं जो कि हमारे फार्मेसी रजिस्टर में आप इजीली अवेलेबल होती हैं, और आप उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अंदर सबसे कॉमन आपकी आती है पैरासीटामोल। वो एक ऐसा मेडिसिन है जिसका अगर आप डोजेज के अंदर नॉट ओवरडोज करें तो वो आपकी सेफ टू यूज़ है फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलरली, यदि आपकी मेडिसिन है कफ की, कोल्ड की, हेडेक की, ये वाली मेडिसिन आपकी ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, सोर थ्रोट की, गला खराब होने की। बट स्लोली एंड स्टेडली इसमें भी ट्विक्स एंड टवर्क्स करके इसके अंदर एंटीबायोटिक्स ऐड कर दी गई हैं। इसके अंदर आपकी
ब्लड क्लॉटिंग कम करने के लिए ब्लड थिनर्स ऐड कर दी गई हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स ऐड कर दी गई फास्ट हैं, रिजल्ट। तो फॉर फास्टर रिजल्ट। तो और थैंक्स टू अ लॉट ऑफ आवर फार्मासिस्ट एंड अ लॉट ऑफ आवर केमिस्ट, दे आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स जो कि ये मेडिसिन आपको दे देते हैं, एंड पेशेंट्स ऑल्सो प्रेफर देम। व्हाई? बिकॉज इजीली अवेलेबल, लेस चार्जेस, एंड मोर ओवर उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के पास है तो हमें सही बताएगा। सो ये जो इंडियन कल्चर के अंदर है टू रिलेटेबल टू सर्टेन पीपल और उन पे ट्रस्ट करना, वो चीज कई बार हानिकारक होती है। नहीं, बट क्या मुझे जाके मेडिकल स्टोर से अपनी किसी भी परेशानी के लिए दवाई लेनी चाहिए? अगर आप पूछें किसी भी चीज के लिए तो हाँ लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के लिए आपका हॉस्पिटल इज नॉट द सोल्यूशन। नहीं तो आप बहुत हॉस्पिटल को एकदम फुल कर देंगे, पर क्या हर चीज के लिए लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज जहां तक आपकी दवाई ओवर द काउंटर है जो कि OTC के शेल्फ पे रखी हुई है, तब तक लें तो बिल्कुल ठीक है। यदि आपकी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, चाहे वो एंटीबायोटिक है, चाहे वो एंटी शुगर की मेडिसिन है, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव है, या ऐसी कोई मेडिसिन है जो कि OTC नहीं होनी चाहिए, वो आपको डेफिनेटली केमिस्ट से नहीं उठानी चाहिए। दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द हॉस्पिटल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन। आइडेंटिफाई कैसे करेगा इंसान? हाउ विल वन आइडेंटिफाई दैट दिस मेडिसिन इज ओवर द काउंटर एंड दिस मेडिसिन इज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन? इसको बोलते हैं अवेयरनेस, है ना। इसको बोलते हैं, हमेशा हर चीज में आती है कैप स्टडी। सबसे पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, फिर उसके बाद अवेयर होइए, और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नॉलेज बढ़ानी है तो इसमें आपका जवाब ये रहेगा कि हर मेडिसिन के पीछे एक स्केड्यूल लिखा होता है। A लिखा होता है, B लिखा होता है, C लिखा होता है, H लिखा होता है, O लिखा होता है, X लिखा होता है। इससे पता लगता है कि आपकी मेडिसिन कितनी खतरनाक है या कितनी ओवर द काउंटर अवेलेबल है। यदि आपकी मेडिसिन ओवर द काउंटर होगी तो उस शेड्यूल के अंदर दिखेगी आपको। सेकेंडली, यदि कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है तो आपको ये भी पता है कि वो OTC मेडिसिन नहीं है। एंड थर्ड, यदि आपको अवेयरनेस करनी है तो जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं वैसे आपको सबको बताना चाहिए कि OTC मेडिसिन शुड नॉट बी लाइक non-OTC मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी एक जनहित में जारी चीज हो जाएगी। बट कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है हर मेडिसिन के पीछे जिसमें स्केड्यूल होता है। स्केड्यूल इज द वन, और स्केड्यूल चेक करके आप डेफिनेटली, अब तो स्कैन कोड्स भी हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं दिस मेडिसिन इज अंडर प्रिस्क्रिप्शन और नॉट। एंड स्पेशली टू ऑनलाइन फार्मेसीज, बहुत सारी ऑनलाइन फार्मेसी में जब आप मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, दे आस्क यू प्लीज अपलोड द प्रिस्क्रिप्शन, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जो ये चीज शुरू हुई है पिछले 10 सालों में ऑनलाइन फार्मेसी की, ये चीज एक्चुअली में कमेंडेबल है कि वो लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करेंगे तो ही मेडिसिन डिलीवर होंगी, वरना नहीं होंगी। यार आजकल फिर भी सारी मेडिसिन ऑनलाइन अपना मेडिकल स्टोर बहुत इजीली मिल जाती हैं। ये जैसे कि Xanax वगैरह और ये सब, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? एब्सोल्युटली। And should a person, just go to the pharmacy and tell the pharmacist कि मेरे को नींद नहीं आ रही, मुझे दवाई दे दो, and these people are giving them. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसको ऑर्गेनाइज करने में उतना ही समय लगेगा जितना देश को 1947 तक लगा था, पर ये भी होगा जैसे धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं। होना चाहिए नहीं, बिल्कुल। Xanax जैसी मेडिसिन तो डेफिनेटली नहीं देनी चाहिए। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। बट यदि आप एक अवेयर सिटीजन है, एजुकेटेड सिटीजन है, तो आपको लेनी भी नहीं चाहिए। बट कोई दे रहा है क्योंकि आप ले रहे हैं। एक इंसान है जिसको नहीं नींद आती, वो ही इज गोइंग थ्रू दैट फेज, उसको नहीं पता उसे इंसोम्निया है या उसे क्या प्रॉब्लम है। शुड दैट पर्सन टेक स्लीपिंग पिल्स? और आजकल जैसे मेलेटोनिन गमीज और सब आ गया है, एक इंसान को इन सब चीजों पे रिजॉर्ट करना चाहिए? सो स्लीप क्यों नहीं आती इज अ बिगर इशू, और स्लीप क्यों नहीं आती नीड्स टू बी आंसर्ड, ट्रीटेड। 3-4 चीजें होती हैं नींद ना आने का कारण। सबसे पहला होता है आपका टाइम डिफरेंस आना। यदि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आप लेट नाइट जॉब्स कर रहे हैं, यूर अ क्रू मेंबर, आपकी फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप डिफरेंट टाइम जोन्स में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम जो होता है, जो कि आपका डे और नाइट के बीच में बताता है, आपकी आंखों की एक्टिविटी के बारे में बताता है, आपके बालों के खड़े होने की एक्टिविटी को बताता है, आपके यूरिन जाने की एक्टिविटी को बताता है, वो सब कुछ हैंडल करता है। अगर वो आपका हिल गया है तो डेफिनेटली जो आप सुबह टॉयलेट जाते हैं वो आप रात को जाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा है कि दिन कब है रात कब है। वो होता है सर्केडियन रिदम इश्यूज। सेकंड होता है एक्चुअल इंसोम्निया। आपकी नींद आ नहीं रही है, आप बेड पे पड़े हुए हैं पर आपको नींद आ नहीं रही है, आप इधर टॉस टर्न कर रहे हैं। तीसरा इशू होता है आपको नींद तो आ जाती है पर जल्दी खुल जाती है। उसमें आपका आता है स्लीप डिस्टर्बेंस इशू, जिसमें आपका शायद से कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, किसी का चिन फैट ज्यादा होता है तो उनके स्नोरिंग के इश्यूज होते हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रात को बढ़ती है, किसी ने हैवी मील खा लिया, किसी ने कॉफी ज्यादा पी ली तो नींद नहीं आनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एडोलेसेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका आता है मोर ओवर यूजेज ऑफ फोन्स,
टैबलेट्स, ब्लू रेज, जिसकी वजह से आपकी आईज यूज टू हो जाती हैं, वो कंटिन्यूअसली आपके ब्रेन में फायरिंग चलती रहती है। जो आप रात को लास्ट रील देख रहे हैं, चाहे आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, वो लास्ट आपके दिमाग में स्टिमुलेट होता रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, वही चलता रहेगा। सो यू डोंट हैव अ साउंड स्लीप। चारों चीजों को आइडेंटिफाई करना और उसका रीजन पता करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना इज नेसेसरी। ओके, पर क्या मेलेटोनिन जैसे रिजॉर्ट्स पे जाना चाहिए? देयर इज नो हार्म, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, बट अंडर सुपरविजन। यदि आपकी बॉडी साइकिल सर्केडियन रिदम की वजह से नींद नहीं आ रही तो मेलेटोनिन इज अ गुड अप्रोच। यदि आपको नींद इंसोम्निया के इशू है, एंजाइटी के इशू हैं, तो ए कामिंग मेडिसिन शुड काम यू डाउन, बट do it under the prescription of a doctor, under the supervision, so that आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए कि जो मैं ले रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे वेट के हिसाब से कितना होना चाहिए, और यदि मैं हाफ डोज लूंगा तो कितना फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लूंगा तो कितना ज्यादा पड़ेगा। सो ये पता होना बहुत जरूरी है। It's very important for people to understand. इस पॉइंट में मैं भी बहुत सारे लोगों को पर्सनली रेकमेंड करता हूँ. A lot of people after watching these reels and advertisements on the social media about melatonin, everybody has ordered melatonin. Yes. ये ना एक वेव की तरह चल रहा है. ट्रेंड है ये ट्रेंड है. आपको And टारगेट कर रहे हैं कि target आपको कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, या तो वो एक्टिविटी देख रहे हैं आपको रात को 2-3 बजे उठ के, और वो आपको टारगेट करे जा रहे हैं एवरी डे. आपको नींद नहीं आ रही, एक गमी खा लो. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पर्टिकुलर ग्लैंड जो मेलेटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है. बिल्कुल राइट. एंड वो अपना काम करेगा जब आपकी बॉडी साइकिल सही हो जाएगी. एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू कंज्यूम मेलेटोनिन. यार नींद तो बड़ी अच्छी आती है, 4 दिन अच्छी नींद आई, 5वें दिन उनको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है. मुझे तो पहले दिन ही हो गया था. सो व्हाट इज योर से on people consuming melatonin on a regular basis? Not at all ideal, not at all advisable, not at all recommended. Ideal क्यों नहीं? Because जैसा आपने कहा, आपकी बॉडी का एक अंदर एक ऑर्गन है जो कि मेलेटोनिन रिलीज कर रहा है. जब आप बाहर से उस चीज को, वो जो बना रहा है, आप बाहर से उस चीज को देते जा रहे हैं, वो भूल जाएगा बनाना, और वो बाकी चीजों में अपनी एक्टिविटी देने लग जाएगा. यदि आप इस हाथ की जगह इसका सारा काम इससे कराएंगे तो ये भूल जाएगा चलना. तो सिमिलरली आपको एक्सोजेनस सप्लाई तब तक देनी है जब तक आप लेवल पे नहीं आ जाते, आप बैलेंस आउट नहीं कर देते. वो रेकमेंडेड क्यों नहीं है? बिकॉज एज यू सेड अगेन, वो आपको टारगेट कर रहे हैं अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो आपको आपका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, वो देखते हैं कि रात के टाइम आप ज्यादा कर रहे हैं. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में होते हुए बंदा 2 बजे रात को इंस्टाग्राम पे है. सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, है ना. सो वो डेफिनेटली आपको टारगेट कर रहे हैं. सो इट्स नॉट रेकमेंडेड बिकॉज दे आर यूजिंग यू एज अ टूल फॉर देयर ओन मार्केटिंग. एंड थर्ड, इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज एक्सेसिव मेलेटोनिन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स which are too many and on a lot of glands, including your reproductive cycle, your sexual health. So उस चीज को early lifestyle, early ages में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए. Even I have read this research about your erectile dysfunction that is caused because of excessive consumption of melatonin. Yes, and moreover आपके sexual health में आपकी not only ED but आपके overall testosterone levels आपके कितने अफेक्ट हो जाते हैं. और लोग सोचते हैं कि testosterone is equivalent to only sexual health, but अगर आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम फ्लक्चुएट होता रहेगा, आपके मूड इंस्टेबिलिटीज आएंगी, आपके बाल झड़ेंगे, आपको ओवरऑल एंजाइटी रहेगी, आप बड़ी जल्दी स्नैप करोगे, आपका मसल मास लूज होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर अ काम स्टेबल मैन, है ना. तो ये सारी चीजें आप समझ नहीं सकते कि एक्सेसिव मेलेटोनिन की वजह से हो सकती हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट मेलेटोनिन, इट्स अ मेडिसिन, इट इज अ हार्मोन विच नीड्स टू बी गिवन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम ओनली. But do you think they should ban selling melatonin over the counter? देखो, मेलेटोनिन आप ये समझो कि जो मेलेटोनिन आपको ओवर द काउंटर मिल रहा है ना, जो इस टाइम ऑनलाइन में मिल रहा है, वो बहुत कम डोज में है. इट्स अंडर वेरी वेरी लो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ मेलेटोनिन. तो उसका हार्म बहुत ही लंबे टाइम पे होता है. बट सारे ब्रांड्स ने बड़ा ही प्लेन डिस्क्लेमर डाला हुआ है, टू बी सुपरवाइज्ड फॉर एनी डोजेस अंडर द फिजिशियन गाइडेंस. सो हम लोग वो नहीं करते, वो अलग बात है, पर हर डब्बे के ऊपर लिखा होता है if you have any medical condition or if you are taking beyond a particular doses, then you should be taking it under the guidance of a physician. अगर अब नॉर्मल डोज क्या है, एक 18 साल के लड़के का 60 किलो वजन के हिसाब से अगर आप 2 गमीज लेते हैं, लंबे टाइम में आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. बट वो गमीज की स्ट्रेंथ कितनी है, वो गमीज का ब्रांड कौन सा है, वो गमीज में शुगर है या नहीं है, उस गमी के अंदर एक्सीपिएंट्स क्या है, वो चूइंग कैपेसिटी क्या है, पानी का इंटेक कम हो जाता है,
ये सब एक 18 साल का लड़का नहीं समझ सकता। इसीलिए बैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो मैं नहीं बोलूंगा, बट येस इट शुड बी अंडर सुपरविजन ऑलवेज। उनको ऐसे ओपनली एडवर्टाइज करके नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, टुडे वी नो दैट मेजर कॉज फॉर अ लॉट ऑफ डिजीजेस इज स्ट्रेस, एंड पीपल who are fit, who are okay, still undergo stress while going back from work, family issues. As a doctor, for people to prevent it, what do you suggest some simple techniques which people can follow on day-to-day basis? सो स्ट्रेस से पहले तो ये समझो कि स्ट्रेस से क्यों बीमारियां होती हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में एक्चुअली में एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, और उस स्ट्रेस हार्मोन को हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। वो कॉर्टिसोल जैसे ही आप किसी, और कॉर्टिसोल का फंक्शन होता है आपको 3 चीजों से बचा के रखना, डर से, फियर, फ्लाइट, उड़ने से, और फाइट, लड़ने से। तो ये 3 चीजें जब होती हैं आपका कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, और आप उस चीज में एक प्रोडक्टिवली इफेक्ट कर पाते हो, एक्ट कर पाते हो। एग्जाम टाइम पे हम बोलते हैं इट्स अ गुड स्ट्रेस, है ना, क्योंकि आप वो जो स्ट्रेस होता है एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको एफिशिएंट बनाता है, प्रोडक्टिव बनाता है, आप एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं, बिकॉज यू गेट फोकस्ड, कॉम्पिटिटिव, है ना, यू गेट कॉम्पिटिटिव। सिमिलरली फ्लाइट, जब आपको पता है आपको फ्लाइट कैच करनी है और आप मिस करने वाले हैं, तो आपके अंदर एक अलग सी एंजाइटी हो जाती है, आपका एड्रेनलिन रश हो जाता है। मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव को किसी ने रोड पे कुछ कह दिया, तो आपके अंदर एक अजीब सा रेज आ जाता है। ये नहीं कि वो रेज मारपीट में कन्वर्ट होगा, बट दैट रेज इज गुड बिकॉज दैट्स अ प्रोटेक्टिव रेज अगेन विद योर फैमिली मेंबर। बट जब ये लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जब ये लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लग जाए, आपके फंक्शंस को एडवर्सली अफेक्ट करने लग जाए, खराब करने लग जाए, चाहे वो आपकी नींद हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, रिलेशंस हो, बात करने का तरीका हो, एंग्जाइटी हो, मूड हो, काम हो, ये सब जब अफेक्ट करने लग जाता है तो उसको हम स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं, एक विशियस साइकिल बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है, कार्डियक इश्यूज होते हैं, डायबिटीज होती है। सो एक पर्टिकुलर लेवल तक स्ट्रेस हार्मोन अच्छा होता है, लेवल के बाद स्ट्रेस हार्मोन इज वेरी डेट्रीमेंटल। स्ट्रेस हार्मोन क्यों आजकल इतना बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज हम जिस लाइफस्टाइल में रहते हैं वी ऑलवेज आर इन अ रेस। हमें चाहिए हम दिन में 16 घंटे काम करें, अगर हम 12 घंटे काम कर रहे हैं तो हम पूरे टाइम स्टिमुलेटेड रहें। अगर हमें किसी से आगे बढ़ना है, किससे बढ़ना है वी डोंट नो, बट किसी से बढ़ना है, हमें अपने अंदर ही सक्सेसफुल होना है, वी हैव टू अचीव समथिंग विच इज नॉट नोन। सो ये वाली जो सारी चीजें, वी वांट टू गिव द बेस्ट टू आवर फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ लुकिंग एट आवर हेल्थ, हमारी चाहे हेल्थ जैसी भी हो पर हमें अच्छा करना है। सो ये जब सारी चीजें आपके ऊपर एक प्रेशर बना देती हैं, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं जो कि आपकी हेल्थ कंडीशंस में ट्रांसलेट होती हैं। नाउ कुछ चीजें जो आप डेफिनेटली कर सकते हो अपने स्ट्रेस हार्मोन को या स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। हैविंग सेड दैट, बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोगों ने प्रचार भी किया है, पर बहुत कम लोग उसको एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं। वन इज डेफिनेटली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। यूएस आर्मी ने बहुत साल पहले अपने सारे आर्मी मैन को एक टेक्निक बताई थी कि यदि आपके सामने आपका एक एनिमी भी खड़ा हो तो आप ये प्रैक्टिस करो, और इससे आपका हार्ट रेट, आपका कार्डियक आउटपुट, आपका ब्लड प्रेशर एकदम स्टेबल रहेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, यू वोंट गेट एंग्शियस। और वो टेक्निक होती है 4-7-8 की, 4-7-8। ये बड़ी सिंपल टेक्निक है। यदि कोई इंसान 10 बारी सुबह और 10 बारी शाम को करे, गिन के 40 सेकंड लगते हैं सिर्फ। 4 सेकंड के लिए इंसान को अपने सांस को नाक से अंदर खींचना है। 7 सेकंड्स के लिए इंसान को पेट में वो सांस रखना है, एंड फॉर 8 सेकंड्स यू हैव टू ब्रीद इट आउट थ्रू योर माउथ, अपने मुंह से वो सांस निकालना है। यदि आप 4-7-8 की ब्रीदिंग 10 बारी सुबह और 10 बारी रात को करते हैं, योर हार्ट रेट, योर एंग्जाइटी लेवल्स, योर स्ट्रेस लेवल विल ऑलवेज बी इन कंट्रोल। एंड दिस वाज प्रूवन इन अ लॉट ऑफ कोविड पेशेंट्स, बिकॉज कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ऐसे सीन्स देखे हैं जिसमें वी हैव सीन unknown people, known people dying on the road. तो उसकी वजह से बहुत लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज, ब्लड प्रेशर इश्यूज, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए थे, लोगों को रात को नाइटमेयर्स आते थे, एंड दिस हैज वर्कड अ लॉट। सेकंड, इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी जो आपको स्ट्रेस बस्ट करे। लाइक मेरे लिए हमेशा से मेरा डॉग के साथ खेलना, मेरे पेट के साथ खेलना is my stress busting activity. The moment he jumps on me, the moment I play with him, I sing with him, I dance with him, I take him for a walk, that's stress busting activity for me. अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करना जो आपको खुशी दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेडिटेशन। अपनी इनर कॉन्शियस को जानना कि आपका मोटिव क्या है। अगर आप 1 मिनट भी आंखों से फोकस करके दीवार की एक जगह पे 1 मिनट के लिए सिर्फ अगर आप देखते हैं,
automatically your blood pressure, your heart rate will calm down and you will feel much more relaxed. तो इससे क्या होता है, इससे आप थोड़ा ओपनली सोच पाते हैं, तहश में नहीं रहते, और आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं. सो ये कुछ चीजें हैं जो मैं हर एक को बताता ही हूँ, तो इट माइट बी हेल्पफुल. And the fear of unknown is one of the biggest things that is happening to the humankind these days. Absolutely. हर इंसान को लगता है कि बस मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. Absolutely. Right. So, talking about COVID, right? And I personally know that you have been very active and been a warrior at the time of COVID. Okay, I have seen you in those days also. Absolutely, yeah. How did COVID affect a person's mindset and the body? सो कोविड एक बहुत ही बुरा समय था और बहुत ही ज़्यादा इट वाज लाइक अ वॉर जोन फॉर अस. एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोविड जैसा समय एज अ डॉक्टर देखूंगा. बट मैं आपको बताऊं कि मेरे को कभी कभी, अब मैं जब इंट्रोस्पेक्ट करता हूं और जब मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूं, मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस समय के लिए बना था. बिकॉज द वे आई वॉज ब्लेस्ड विद अ टीम, वो टीम मेरे लिए आज तक खड़ी है. वो लोग जिनकी मैंने उस टाइम पे हेल्प करी थी या जिनके लिए हेल्प करने के लिए मैं बना था, वो अभी तक दे रिगार्ड मी. और मेरे को अभी तक ऐसा लगता है दैट इट टच्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स इन अ गुड वे, इन अ बैड वे. It did. Now, why it touched in a, वो जो उस टाइम पे समय था, वो इतना ज़्यादा इट वॉज अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है. यदि मैं शुरुआत की बात करूं तो हमारा पहला पेशेंट का जो डायग्नोसिस था वो इटली का एक पेशेंट था, एंड वी हैड नो आइडिया. हमें कुछ नहीं पता था कि इसके साथ करना क्या है. एंड जस्ट इमेजिन कि आप सारी किताबें खोल के बैठे हो. आप खुद सोचिए कि एक रूम के अंदर 20 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, 25 साल का डॉक्टर भी बैठा हुआ है और 80 साल का डॉक्टर भी बैठा हुआ है, और सब लोग अपनी किताबें खोल के बैठे हुए हैं. दे आर टॉकिंग टू ऑल देयर कलीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हम ये सोच रहे हैं कि अब करना क्या है भाई. उतना कंफ्यूजिंग समय मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था होगा. बट स्लोली विद एवरीबडीज गाइडलाइंस, हमारी सरकार की हेल्प से और मेडिकल साइंस की वजह से, एंड आई वुड से बहुत सारी दूसरी चीज़ों की वजह से, ना केवल मेडिकल साइंस, बट लोगों ने एक दूसरे को जो सपोर्ट किया है, स्ट्रेंथन किया है, दे हैव शोन कंपेनियनशिप टू ईच अदर, अननोन पीपल, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा दृढ़ता मिली है. दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट, और उसकी वजह से पीपल हैव कम आउट ऑफ दिस फेस. जहाँ तक उन दिनों की बात है, लाइफ वॉज वेरी टफ. 19 घंटे हम हॉस्पिटल में रहते थे, हॉस्पिटल के बाहर रहते थे. माई टीम हैज सर्व्ड मोर देन मे बी 10,000 प्लस पेशेंट्स ऑफ कोविड एट देयर होम. जिन पेशेंट्स को बेड नहीं मिलता था, उनके लिए हमने घर में आईसीयू बनाए थे, उनके लिए हम घर में ऑक्सीजन उठाते थे. मेरे को अभी तक याद है कि एक बहुत ही रिच, वेल्दी, रिनोन्ड फैमिली ऑफ इंडिया, उनके फादर साहब वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, और उनके दोनों बेटे मेरे सामने आके बोल रहे हैं कि मैं लिटरली, मेरे हाथ में सिलेंडर था, लाइक आई हैड अ सिलेंडर ऑन माई शोल्डर, कि मैं सिलेंडर उठा के जा रहा हूँ, मेरी टीम मेरे पीछे है और हम जा रहे हैं, एंड we just got the news कि वो नहीं, he is not able to make it. और उनके दोनों बेटे ने आके मेरे सामने literally they said कि आप कुछ भी कर लो, you take as much money as you want but save this guy. But उस टाइम पे you feel helpless, because that is not under your control. So वो जो helplessness की feeling है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, एंड फियर ऑफ अननोन, जैसा आपने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपके माइंड के साथ खेलती है. मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे कोविड में सिक थे, एंड वी ऑल हैव बैटल्ड अलॉन्ग विद इट. बट कोविड ने हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाई है कि प्लीज़ सिक्योर योर हेल्थ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट वेरी वेल. दिस इज़ योर ओनली टेम्पल. आप चाहे किसी पूजा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाओ ना जाओ, पर अपने शरीर का इतना ध्यान रखो कि वो उतना बीमार ना पड़े. यदि बीमार भी पड़े तो उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो ठीक हो जाए. सो उस टाइम से हमें ये सीखने को मिला है, और सॉलिडारिटी वर्ड हमें सीखने को मिली है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. But what if COVID comes back? How do you want everybody to be prepared for it? So COVID can come anytime. COVID can come back anytime. You know, like I remember अभी recently I was giving an interview to a TV journal, and मैंने उन्हें यही बोला कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ये नया वेरिएंट आया फ्लर्ट का, KP2 का. ये वेरिएंट्स तो करीबन 2,72,000 वेरिएंट्स तो आ ही चुके हैं. लाइक 20 लाख हो जाएंगे अगले साल तक, फिर 30 लाख हो जाएंगे 2025 तक. What are you looking at? क्या ये वेरिएंट्स आपके लिए घातक हैं? हो सकते हैं, बिकॉज यदि हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही यू नो, इफ यू टेक इट सो लाइटली, हमने इसको इतना लाइटली ले लिया, हमें बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, हमने अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा, एंड हमने उसको एक और पैंडेमिक के रूप में देख लिया, तो इट विल बी अ वर्स पैंडेमिक.
बट क्या केवल कोविड का आ सकता है? नहीं, देयर आर टू मेनी जूनोटिक इन्फेक्शंस. लोगों को जूनोटिक इन्फेक्शन से डरने की Zoonotic जरूरत है. infections क्या होते हैं? जूनोटिक इन्फेक्शंस वो होते हैं, ये वो तरीके की बीमारियां होती हैं जो एक जानवर से इंसान को फैलती हैं. Okay. कोविड भी देखा जाए तो लोग बोलते हैं बैट से आया था, राइट? हाँ. चाइना ने बैट में ये दिया. सो दिस इज ऑल अ थ्योरी, राइट? Yes. सिमिलरली वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, आपका मंकी पॉक्स, है ना, ये वाले जो आपकी बीमारियां, ये सारी जूनोटिक इन्फेक्शंस हैं. बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हुए फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं. These animals are losing their shelter. इनके पास अपना इकोसिस्टम नहीं बच रहा है. They are coming in contact with humans too commonly. कितना कॉमन होता था हमारे लिए देखना कि चीता फरीदाबाद रोड पे पाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं होता था. Leopard, you know. But now tigers are seen here. Tigers are entering home. Leopards are here. Cheetahs are here. That is because they are losing their own land. उनका अपना फॉरेस्ट नहीं है. उसी वजह से बैट्स होना, पिजन्स की वजह से आपके लंग्स में प्रॉब्लम होना, उनकी बीट्स का कांटेक्ट में आना. सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ज़्यादा बड़ी हैं, और इन बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपको उनको नेचर में रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो जूनोटिक इन्फेक्शन इज अ बिगर थ्रेट टू ह्यूमन मैनकाइंड रादर देन जस्ट कोविड. So, because we're talking about COVID and his question कि अगर it comes back, there's a huge spike in heart attacks recently, and especially in young people, you know, even fit people, you know, who are actually having heart attacks while being in a gym or, you know, on a treadmill. People are relating it with a lot of people are related with COVID vaccines. Is it true? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. ठीक है, डेफिनेटली कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक जितने भी आपके इवेंट्स हैं वो आपके यंग पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं. पर आप ये भी देखिए कि यंग पॉपुलेशन इंक्लूडिंग अस, द वे वी ईट, द वे वी ड्रिंक, द वे वी स्लीप, द वे वी मूव, द वे वी डू एनी ऑफ आवर एक्टिविटी इन द लाइफ इज़ वेरी बैड. है ना, हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा सिटिंग जॉब्स हैं, वर्क डेस्क इन्वायरमेंट है, हार्डली हम मूव कर रहे हैं, पॉस्चर प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लेग्स में क्लॉट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. पहले हमारे जो पेरेंट्स के टाइम पे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे द वर्क यूज्ड टू बी मोर फिजिकली इन्वॉल्व्ड. हमारा काम मोर मेंटली इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से हमारा बैठने का टाइम ज़्यादा है, हमारा मूव करने का टाइम बहुत कम है. हमारा खाने में majority of the food is finger food. हमारा बैलेंस डाइट का तो कॉन्सेप्ट जितना भी हम बोलें बहुत मुश्किल होता है उसको इम्प्लीमेंट करना. ये सारी चीज़ें बहुत बड़े फैक्टर हैं. यस, जिनको कोविड हुआ है, जिनको कोविड पास्ट में था, उनके ब्लड की थिकनेस बढ़ना इज देयर इज एविडेंस टू शो कि जिनको कोविड बहुत मॉडरेट टू सिवियर हुआ था, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे थे, लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे थे, उनका ब्लड थिक हो गया. उनके ब्लड की जो विस्कोसिटी है, जो थिकनेस है, वो बढ़ गई है, वो मोटा हो गया है. और मोटे ब्लड को और एक पतले ब्लड को यदि आप एक स्लाइड पे रखें तो आप समझेंगे कि एक स्लाइड से पतला ब्लड जल्दी निकलेगा, राइट? तो मोटे ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं जो धीरे धीरे करके ट्रैवल करते हैं. जब वो आपका ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग स्ट्रेनस वर्कआउट ट्रेडमिल पे आप करते हैं तो वो क्लॉट बहुत जल्दी आपका किसी ऑर्गन पे पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यदि वो लंग्स में पहुंचता है तो आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है. यदि आपके हार्ट में पहुंचता है तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है. दिमाग में पहुंचता है तो स्ट्रोक हो सकता है. सो ये इवेंट्स इसलिए बढ़े हैं कोविड के बाद बिकॉज पेशेंट्स के ब्लड थिक हुए हैं. बट क्या हर पेशेंट को कोविड वैक्सीन की वजह से हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो इंसान को क्या करना चाहिए? सपोजिटली मुझे हुआ सिवियर कोविड, अब आपके इस बात के बाद व्हाट प्रिवेंटिव मेजर शुड आई टेक और व्हाट ट्रीटमेंट शुड आई टेक कि मुझे ना हो, या मेरा ब्लड थिक है या नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं फिर से अपनी पहली बात पे आऊँगा, सीक हेल्प. यदि आपको पता है कि अब आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही है, आपको कोविड रहा है, आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे रहे हो, आप अपने आप को चेक करवाएं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को दिखाएं कि सर आई एम प्लानिंग टू गो टू अ जिम, आई प्लान टू वर्कआउट फॉर 2 hours अ डे. क्या मैं फिट हूं इसको करने के लिए? वो बोलेंगे ठीक है जी, लेट्स डू अ कार्डियक चेकअप. कार्डियक चेकअप के टाइम पे पता चल जाएगा कि आपका हार्ट कितना फिट है. यदि वो बता देते हैं कि यदि आपका हार्ट फिट नहीं है और तब भी आप ट्रेडमिल पे 2 घंटे दौड़ रहे हैं तो वो आपकी नासमझी है ना. तो अपने शरीर को जानना और उसके बारे में डॉक्टर से बात करना इज अ फर्स्ट स्टेप. यदि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए हेल्प सीख करते हैं, they will never fall prey to any of these problems. Very important comes out from here. How frequently one should go for a medical examination? वो उम्र के हिसाब से होता है. अगर आप एक एकदम फिट अडल्ट हैं, 18 year old है, once a year is a good time to go for a preventive screening. यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है,
किसी भी उम्र में, तो आपका once in 6 months होना चाहिए. Right. और यदि आप रेगुलर मेडिकेशंस पे हैं तो once in 3 months is advisable. Yeah, as a nutritionist, right? I've always said and read that thy Hippocrates, they said that thy food be the medicine of the future, I agree. right? And as you said that dietary intake and lifestyle इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है लोगों के अंदर, और लोग फिर उसके बाद ब्लेम करते हैं मेडिकल साइंस को, फिर ब्लेम करते हैं किसी फॉर से कोविड की वैक्सीन को. तो क्या सही है वो जानना, आई थिंक इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल. एंड व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट डू यू वांट टू एडवाइज पीपल दैट दिस इज द राइट अप्रोच टू गो, कि भाई टेस्ट कराओ, चेक कराओ, करना क्या चाहिए इंसान को? इंसान को ये करना चाहिए कि अपने आप को अपने हिसाब से, ना किसी की फॉलो करे, ना किसी को देख के समझे, ना किसी की सुने. आप अपने आप को जाने. यदि आपके शरीर पे कोई डाइट सूट करती है तो आप उसको टेस्ट करें. आपकी बॉडी खुद आपको जवाब देगी. आवर बॉडी टॉक्स टू अस. यदि आपके समझे तो द वे वी फील, कि हमें अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये काम ठीक नहीं करना, सिमिलरली आपकी बॉडी आपको बताती है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है. आप गिल्टी रहेंगे वो करते हुए. अगर आप गलत खाना खा रहे हैं तो आपको तीसरे दिन पक्का गिल्ट होगा. एंड दैट्स फॉर श्योर. योर बॉडी गिव्स सिग्नल्स टू दिस. जैसा आपने बोला, लाइफस्टाइल हैज चेंज, बट कोई ये नहीं मानता कि मेरे में कमी है. हर एक को ब्लेम करने का मन करता है. एंड इट्स नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर. कोविड वैक्सीन की जहां तक बात है, इट इज वेरी सेफ. कोविड वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोविशील्ड हो, दे आर ऑल टेस्टेड वैक्सीन्स एंड दे आर वेरी सेफ. उनके जो साइड इफेक्ट्स अब आ रहे हैं वो 1 in 10 लाख आ रहे हैं. सो यदि आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो देखें तो बेनिफिट हमेशा उसको सरपास करेगा बाय द अमाउंट ऑफ लाइव्स इट हैज सेव्ड. एक मास वैक्सीनेशन करना हैज बीन अ हीरोइक कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री. इतना हीरोइक होता, अगर नहीं होता तो इंडिया जैसी कंट्री में तबाही मच जाती. एंड ट्रस्ट यू मी, जिस हिसाब से भारत देश लड़ा है कोविड से, वो एक एग्जाम्पल है बहुत सारे डेवलप्ड नेशन से. अमेरिका तक में कोविड डेथ्स हैव बीन ड्रास्टिक, हैव बीन मोर एंड हैव बीन मोर ड्रेडली एज कंपेयर टू आवर कंट्री. सो ये एक रीजन है कि हमारी मास इम्यूनाइजेशन बहुत स्ट्रांग थी. उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हर केमिकल के होते हैं सर. Food be your medicine. I agree with it 200%, because the way your gut and brain works, there is an axis, और ये axis आपके थ्रू सबको पता होना चाहिए. It's called as a gut brain axis. Right. आप जो खाते हैं वो आपके दिमाग को लगता है. माइंड बॉडी रिलेशनशिप, और वही आप सोचते हैं वैसा ही करते हैं, वैसा ही आपकी बॉडी करती है. So have a good diet, seek help from the right people, have a balanced diet, have lots of water, stay happy, be very happy so that you can stay calm. I still remember the days of COVID. How were you so ahead of time? That's a very important question, because I think we were having a conversation when this wave started. Yeah. And you said that symptomatically treat करेंगे, सब ठीक हो जाएगा. And steroids अभी you did not prescribe steroids to a lot of people. Yes. And और डॉक्टर्स कह रहे थे कि स्टेरॉइड दो, Fabulous. Too many medicines. Yeah. How were you so ahead of all these things? जैसा मैंने बोला था कि कोविड एक ऐसा समय था जिसमें लोगों को पता नहीं था करना क्या है. सो एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन द अप्रोच ऑफ टेस्ट ट्राई. एंड जब आप ट्राई एंड टेस्ट करते हैं, आप कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, अनइंटेंशनली हो जाती हैं. इससे अच्छा जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जो मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा है, वो ये सीखा है, लेट योर बॉडी टेल यू व्हाट इज रिक्वायर्ड. स्टार्ट विद द बेसिक. अगर आप बेसिक से शुरू करते हैं, शायद आप अपने स्टीम इनहेलेशन से ही करें तो आपका कफ कोल्ड ठीक हो जाता है. व्हाई डू यू हैव टू पॉप इन एन ऑगमेंटिन? ऑगमेंटिन लेंगे तो शायद आपके पेट एक सिग्नल दे कि आपको लूज मोशन हो सकते हैं. आप एक बीमारी से दूसरे पे जंप कर चुके हैं अब तक. नाउ सिमिलर अप्रोच मैंने इसमें हैंडल करी थी कि ट्राई टू वर्क ऑन योर बेसिक सिम्टोमेटिक अप्रोच. जो सिम्टम्स आते हैं उनको पहले हैंडल करो. इट्स अ वायरल इन्फेक्शन आफ्टर ऑल. वायरल इन्फेक्शन जनरली सबसाइड्स. एक वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में खुद ठीक हो सकती है यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है. यदि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, कैंसर पेशेंट हैं, या पहले से डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, तब ऑब्वियसली आपको डर रहता है कि आपको सुपर एडेड बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकती है. उसके केस में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. बट मेरा तब से अब तक और उससे पहले भी एक ही था, वर्क
as per the disease, work as per the body, and make food and nutrition as your medicine, because आधी problem आपकी उससे ही ठीक हो जाती है. Being a doctor, do you recommend alternative therapies? There is no harm. I am very much pro alternative therapies, चाहे वो योगा हो, नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, या यूनानी हो, सिद्धि हो, रेकी हो, स्पिरिचुअल थेरेपी हो, इनर कॉन्शियस अप्रोच हो. व्हाई नॉट? एट द एंड ऑफ द डे समझने की जरूरत है कि चाहिए राउंड टेबल हो, चाहिए क्रॉस टेबल हो. ऑल्दो वी आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल, हमारा मिशन एक है, हेल्दी नेशन. एक देश हेल्दी है, फैमिली हेल्दी है, सब ठीक है, राइट? तो हमें क्यों इसमें घबराने की जरूरत है कि ये दे रहे हैं तो मैं गलत बोलूं, मैं दे रहा हूं तो वो गलत बोलें? नो. जो चीज आपके शरीर पे लगे, जो चीज आपके शरीर पे काम करे, जो चीज आपको खुश रखे, वो आपको जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो वेस्टर्न मेडिसिन हो या आपका मेडिटेशन हो. But to what extent? That is a very important question, because people leave all the medications behind and start doing the alternative things. आप जो बात कर रहे हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की बात कर रहे हैं. But everybody should know where to draw the line. मॉडरेशन इज ऑलवेज आइडियल. Exactly. है ना? तो ना मैं बोलता हूं कि आप पूरे टाइम 1 महीने तक इंट्रावेनस इंजेक्शन लेते रहें, ना मैं बोलता हूं कि आप आंखों पे पट्टी बांध के बोलें कि यदि मेरे हस्बैंड को न्यूमोनिया है तो वो मुलेठी खा के ठीक हो जाएगा. आपको ये समझना जरूरी है कि किस चीज की कहाँ जरूरत है. यदि आप एक क्रॉनिक लाइफस्टाइल इश्यू को हैंडल कर रहे हैं तो उसको सस्टेन करने के लिए आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज करिए, बिकॉज दोज आर लॉन्ग लास्टिंग बट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, बिकॉज वो ग्रास रूट लेवल पे काम करती हैं. एलोपैथी की डिस्कवरी कभी भी इंसान को फिट रखने के लिए नहीं हुई थी. एलोपैथी की डिस्कवरी इंसान को ठीक करने के लिए हुई थी. इट इज अ मेडिसिन टू क्योर यू, टू ट्रीट यू. एंड सिमिलरली ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जो हमारी एंशियंट लिटरेचर में है, और मैं आपको बताऊं हमारी बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी हर्ब से ही डिराइव्ड हैं. सो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको एकदम नाकार कर देते हैं या हम मानते नहीं हैं. हर एक का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हर एक का एक टाइम ऑफ एक्शन है. यदि कोई वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग इशू में पड़ा हुआ है, मैं उसके सामने मेडिटेशन के लिए बोलूं, देन इट इज अ जोक फॉर द पेशेंट ऑल्सो. उस टाइम पे उसको जिस चीज की जरूरत है, इट रिक्वायर्स अ ड्रग विच कैन गिव हिम लाइफ रादर देन द वन विच गिव्स हिम अ लाइफ. देयर इज अ डिफरेंस. गिव अ लाइफ बट गिव हिम अ लाइफ. सो सिमिलरली यदि आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो आप अल्टरनेटिव थेरेपीज को अप्रोच करें, बिकॉज दैट विल सस्टेन यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. बट यदि आपकी लाइफ रिस्क पे है तो एलोपैथी की जगह कोई आपके पास सोल्यूशन नहीं है. चलो, 5 medicines that are derived from food sources. फ्रॉम फूड सोर्सेज, यस डेफिनेटली. अगर आप कोई भी आप विनक्रिस्टिन की बात कर लें, विनब्लास्टिन की बात कर लें, यदि आप एलोप्यूरिनॉल की बात कर लें, एंड क्रैम्प्स, Right. सो वो जिंजर ऑयल से आपका आ गया. हाँ. आपका विनक्रास्टिन, विनब्लिस्टिन एंटी कीमोथेरेप्यूटिक, जैसा कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर एजेंट्स, ये आपके फ्लावर डिराइव्ड सोर्सेज होते हैं. आपका टेस्टोस्टेरॉन के कैप्सूल्स, दे कम विद अश्वगंधा and they have ashwagandha and K64, वो आपका हेल्प करता है, which is a hormonal supplement. So yes, बहुत सारे होते हैं जो आपको आपकी बॉडी में, इवन आपके हॉर्मोन्स, दे कैन हेल्प यू आउट. टोमेटो, लाइकोपीन है ना, अगर आप लाइकोपीन लेते हैं, आर्टिफिशियल लाइकोपीन लेते हैं, टेक्निकली वो टोमेटो में अवेलेबल है. Yes, it is. सो इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, उससे अच्छा आप अखरोट खा लीजिए, वेरी हेल्पफुल. So these small little things can change your life. They can. तो आजकल डॉक्टर साहब एक इंसिडेंट हो रहा है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस हो रहा है, एंड यू माइट हैव आल्सो सीन इट, दैट देयर इज दिस गर्ल हु इज इंजेस्टिंग pan हाँ. which is dipped in liquid nitrogen. Yes. And we all know, maybe a lot of people don't know, but liquid nitrogen is very harmful, and I think that girl died because of that. हाँ जी. So that girl did not die in Bangalore, but उसका सर्जरी हुआ था. But at the same time there have been reported deaths all around the world also. Okay. और ये पिछले दिवाली से लेके अब तक इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं. So लिक्विड नाइट्रोजन जो हमारा जो फैंसी खाना होता है इंस्टाग्रामेबल रेस्टोरेंट्स में, और उसको रील्स में यूज़ किया जाता है प्रमोशंस के लिए, उसके अंदर एक स्मोक क्रिएट की जाती है, एक आर्टिफिशियल स्मोक क्रिएट की जाती है खाने के ऊपर, उसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं. वो लिक्विड नाइट्रोजन समझने की ज़रूरत है कि वो -192 डिग्री सेल्सियस पे फ्रोजन होता है, और जैसे ही वो आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आता है, वो कंडेंस होके इवेपोरेशन जल्दी बढ़ जाता है और वो इमीडिएटली उसको डैमेज कर देता है, लाइक अ बर्न. जैसे आपकी बॉडी जलती है, स्किन जलती है, वैसे आपका ऑर्गन अंदर से जलने लग जाता है, जिस वजह से आपके कौन से ऑर्गन के वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना है वहां पे वो इफेक्ट करता है. सो लिक्विड नाइट्रोजन शुड नेवर बी इंजेस्टेड.
कोई भी आप ये स्मोकिंग पान्स देखें, स्मोकिंग फूड देखें, स्मोकिंग ड्रिंक्स देखें, ट्राई कि आप उनको बस कैमरा तक ही रखें, अपने जबान तक ना पहुंचने दें, और यदि वो पहुंच भी गए हैं तो इमीडिएटली उनको अपने मुंह से निकाल दें फूंक के, क्योंकि यदि वो आपके पेट के या ईसोफेगस के या शरीर के किसी भी हिस्से के कांटेक्ट में आए, वो उसको जला देंगे और होल तक कर देंगे। तो भैया ऑपरेशन थिएटर में मत पहुंचो और केवल उसको अपने इंस्टाग्राम तक ही रखो। Don't play with your life. Oh, absolutely. Yes. Just for some fancy smoke. Yes. Don't. For good few seconds. हाँ, good few seconds. वो ये आग वाला भी पान भी फेमस हो रखा है, आई डोंट नो वो हाँ, वो Fire भी यही pan. है, भी वो भी यही यही है। है। इट्स अ स्मोकिंग पान, उसका भी हाँ। यही है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अंदर का और बाहर का इतना डिफरेंट होता है कि वो आपके पैलेट को, ईसोफेगस को जला सकता है। सो डोंट प्ले विद इट। आजकल एक बहुत एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, कॉन्वर्सेशंस बनी हुई है इन एंड अराउंड जिम्स ऑल्सो एंड नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल में। हर कोई बोल रहा है, हर डाइटिशियन बोल रहा है प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस होल डिस्कशन अराउंड इंटरनेट कि प्रोटीन शेक्स, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेक ऑफ मतलब प्रोटीन इज नॉट गुड, इज कॉजिंग कैंसर, हैज दिस, हैज किडनी दैट, इश्यूज। किडनी इशू, लिवर इशू। हाउ ट्रू इज इट? सो ये एक बड़ी मिक्स स्टेटमेंट है और इसमें डिलेमा हर एक का होना बिल्कुल लाजमी है। क्या प्रोटीन इंसान को लेना चाहिए? यस। इंडियन पॉपुलेशन बाय स्टेटिस्टिक्स ऑलमोस्ट दुनिया में सबसे कम प्रोटीन लेती है, बिकॉज यदि आप एक्चुअली अपनी डाइटरी अलाउंस पढ़ें तो आपके ड्राई बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन आपको दिन में लेना चाहिए। तो यदि एक इंसान 50 किलो का है तो उसका 1.5 ग्राम प्रोटीन, कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन आपको दिन में लेना चाहिए। पर क्या एक भारतीय इंसान वेजिटेरियन उतना वेजिटेरियन, क्या वो उतना प्रोटीन लेता है? नहीं लेता। सोयाबीन एक्सपेंसिव सोर्स है, पनीर एक्सपेंसिव सोर्स है, एग्स सब लोग नहीं लेते, रिलीजियस रीजंस की वजह से भी नहीं लेते। इस वजह से हमारे देश में प्रोटीन सप्लीमेंट्स का होना जरूरी है। दे आर अ नेसेसिटी, बिकॉज आप समझिए कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आपकी प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। और हम लोग बोलते हैं आप कार्डियक एक्टिविटी करिए, आप वॉक करिए, आप ट्रेडमिल पे जाइए, बट आप उसमें नेगेटिव नाइट्रोजन लेके जा रहे हैं, आप उसमें अपना प्रोटीन ब्रेक और कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। हार्डली कुछ परसेंटेज, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडियंस दे डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आपका प्रोटीन बढ़ता है, आप पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में आते हैं। और उस चीज के लिए जब आप 30 के ऊपर होते हैं तो आपकी प्रोटीन इनटेक बढ़ी होनी चाहिए। यू शुड कंज्यूम मोर प्रोटीन। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्सेज का इंटेक बढ़ाइए। जो लोग किसी कारणवश अपनी डाइट के अंदर नेचुरल सोर्सेज नहीं ले पाते, चाहे वो बेड रिडन हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, या वो पहले किसी प्रॉब्लम से रिकवर कर रहे हो, या उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो, उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स मस्ट हैं। एंड स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन द एथलेटिक ट्रेनिंग, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स 2 ग्राम से 3 ग्राम तक पहुंच जाती है। बट कौन सा प्रोटीन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, किस समय लेना है, और कितने टाइम तक लेना है, ये 4 सवाल हैं जो केवल एक अच्छे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से ही पूछ के लेने चाहिए। हर मेडिसिन की तरह जिस तरीके से साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही एक्सोजिनस यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती। कभी प्रोटीन की वजह से आपके किडनीज में प्रॉब्लम होती है यदि आप क्रिएटिनिन ज़्यादा लेते हैं। कभी प्रोटीन के अंदर कुछ एक्सोजिनस स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, लेड की मात्रा हो सकती है, कहीं पता लगा है कि पेस्टिसाइड्स होते हैं। सो कौन सा प्रोटीन कितना लेना है और कितने समय तक लेना है, आपकी बॉडी के हिसाब से एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से पता करके ही लें, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। प्रोटीन बार्स भी? प्रोटीन बार्स इज अ बिग बिग मिथ। मेरे हिसाब से प्रोटीन बार्स लेनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर अ बिग फैट डाइट, और वो केवल और केवल शुगर प्रमोट करते हैं। और उस शुगर के साथ आपको जितना प्रोटीन मिलता है उतना आप 4 सोयाबीन के चंक्स में खा सकते हैं। So let's just discuss a little bit about palliative care. You are a palliative care expert, and what is your take on palliative care for the people who are long sick, the people who are bedridden, the people who are suffering from cancer, and they need that help? People are suffering from bed sores, right? So what is your take on palliative care? So पैलेटिव केयर प्रोवाइडर होते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि पैलेटिव केयर किनको चाहिए और होता क्या है, और होता क्या है। Right. पैलेटिव केयर मीन्स टू पैलिएट, यानी कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, चाहे वो बच्चों में हो, अडल्ट में हो, या जीरियाट्रिक्स में हो। और वो किनको दी जाती है? वो किसी भी उस इंसान को दी जाती है जो कि एक इरिवर्सिबल क्रॉनिक कंडीशन से गुजर रहा हो। यानी वो कैंसर भी हो सकता है, वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है, वो डायबिटीज हो सकती है, बेड सोर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, किसी का ट्रॉमा हुआ हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उस इंसान की बैक टू बैक ब्रेन सर्जरीज हो गई हो,
उसको भी पैलेटिव केयर दिया जा सकता है। बट ये कैंसर के साथ सिनोनिमसली जोड़ा जाता है बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि क्योरेबल लास्ट स्टेज में नहीं होती और उसमें इंसान को पेन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उसकी लाइफस्टाइल और क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। इस वजह से पैलेटिव केयर का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। पैलेटिव केयर कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है इस टाइम पे बिकॉज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, क्रॉनिक इश्यूज बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ रही हैं और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है क्वालिटी ऑफ लाइफ उस टाइम पे ख़राब हो रही है बिकॉज बीमारियां बढ़ रही हैं। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यू शुड talk about the quality of life not only for the patients but also for their family members। और उससे क्या होता है कि चाहे आप एक दिन जिए बट बिना पेन के जिए, that is always better। So what is your say on euthanasia then? I will not support euthanasia. Euthanasia means mercy killing and euthanasia Indian law में बिल्कुल भी legal नहीं है अभी तक because इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन है, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और यदि हम सबके विम्स और फैंसीज और मूड्स एंड माइंड्स के हिसाब से चलें तो हर दूसरे दिन हमें सैडनेस को डिप्रेशन बोलने का मन करता है, हमें हर दूसरे दिन ब्रेकअप करने का मन करता है और उसको आप डेथ से कोरिलेट नहीं कर सकते। डेथ कैन नॉट बी टेकन दैट इजीली, इट्स आफ्टर ऑल अ लीगल राइट। आप जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वैसे आपका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, आपका ब्रेकअप सर्टिफिकेट नहीं बनता, राइट, बिकॉज दैट कैन बी टेकन लाइटली। सो यूथेनेसिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है और उसको मैं तब तक सपोर्ट नहीं करता जब तक हमारा लॉ उसको सपोर्ट ना करे। एट द सेम टाइम यदि कोई बहुत ही डेडली कंडीशन है, बहुत ही एडवर्स कंडीशन है जिसमें इनह्यूमन तरीके से कोई अत्याचार हुआ हो और उसमें मर्सी के लिए की जरूरत भी पड़े तो दैट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड ओनली अंडर द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ अ लीगल बॉडी। मतलब who decides that? So there are people from the law who decided, especially आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, एक टीम होती है जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं जो कि आपको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर पाएं। What is this brain dead? Like a lot of people don't know what brain dead is. So can you please explain it a little bit? So brain dead का मतलब होता है जिसमें आपका हार्ट तो फंक्शन कर रहा है लेकिन आपके न्यूरोलॉजिकल, आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं काम कर रही। इंसान एक ट्राइपॉड ऑफ लाइफ पे चलता है जिसमें 3 ऑर्गन्स आते हैं। एक आते हैं लंग्स जो हमारे 2 हैं जो हमारे सांस के लिए काम करते हैं, एक होता है हमारा हार्ट जिसके अंदर हमारे दिल की धड़कन चलती है जो कि एक्चुअल कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं जब आ जाता है, और लास्ट होता है आपका ब्रेन जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, बात करना, मुंह खोलना, हाथ हिलाना, आंखें खोलना, ये सारे फंक्शंस, खांसी करना, ये सारे फंक्शंस आपका ब्रेन हैंडल करता है। ब्रेन और हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। यदि किसी भी कंडीशन की वजह से, चाहे वो स्ट्रोक हो या यदि आपका एक्सीडेंट हो गया हो या आपका लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की इम्पल्सेस एकदम बंद हो जाएं और तब भी आपका हार्ट चल रहा है, उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं। तो उसका डायग्नोसिस भी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स करते हैं बिकॉज ब्रेन डेड पेशेंट को लॉन्ग टर्म या एनी टर्म हॉस्पिटलाइज करना इज नॉट राइट। And that is where the CMO thing comes in, and Yes. they have the call. They Yes, have a the, team of doctors come, Okay. जिसके अंदर न्यूट्रल डॉक्टर्स होते हैं जो कि पेशेंट को नहीं जानते हैं, उसमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो मल्टीपल टेस्ट करते हैं, फिजिशियंस होते हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं। मल्टीपल डॉक्टर्स आकर डिसाइड करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स, 6 घंटे में, 12 घंटे में, कि यस अब हमने 3 बारी टेस्ट कर लिया है, दिस पर्सन इज अ सर्टिफाइड ब्रेन डेड पेशेंट, और तब हम फैमिली को बताते हैं। But yeah, but another question arises from here. A lot of people are in a very vegetative state, as we say, vegetative state में हैं और respond नहीं कर रहे हैं, partial paralysis है, complete paralysis है, और उस situation के अंदर ना तो patient कोई call ले सकता है, ठीक है, और family भी उस situation में patient को देख रही होती है। As you said that euthanasia should, it is as per the government, It's illegal. It's illegal, right? But don't you think that जब आदमी ऐसे एक vegetative state में आ जाता है, देखो सेवा करना तो सबका धर्म है, हम लोग सब मानते हैं, and being a layman, a civilian और being a doctor, दोनों तरफ से ही हम लोगों को पता होता है कि कोई स्कोप नहीं है। तो क्या उस सिचुएशन के अंदर यूथनेशिया शुड नॉट बी लीगलाइज्ड? लीगल करेंगे तो सबके लिए लीगल होगा। अगर शादी की उम्र 21 और 18 है तो वो सबके लिए है, पर हर एक की सिचुएशन सेम नहीं है। सिमिलरली जो सिचुएशन आपने बताई, एक पेशेंट डीप कॉमा में है, राइट, वेजिटेटिव स्टेट में है, उसके नॉर्मल डेली एक्टिविटीज नहीं हो रहे हैं, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ केवल उसका दिल काम कर रहा है,
तो क्या उसको हम यूथनेसिया मर्सिंग किलिंग करें? वेरी 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, बिकॉज हर एक फैमिली, हर एक पेशेंट और हर एक सिचुएशन अलग होती है. इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है एडवांस डायरेक्टिव्स का. एडवांस डायरेक्टिव्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में विल. आज मैंने अपनी विल बनाई 30 साल की उम्र में कि मेरे को अगर कभी कुछ ऐसा हो, मेरे को वेंटिलेटर पे मत डालना. सो दैट इज अ विल जो कि मैंने अपने अटॉर्नी को दे दी कि कभी भी मुझे कुछ हो, ये विल पढ़ लेना. उसके अंदर एक एक चीज लिखी है कि मेरे को कभी फूड पाइप मत डालना, मुझे कभी कैथेटराइज मत करना, मुझे कभी ट्यूब मत डालना. ये कितने लोग करते हैं इस देश में? कोई भी नहीं करता. अलाउड है ये बिल्कुल अलाउड है. इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग विल. आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यदि आपके कौन से ऑर्गन्स को डोनेट करना है, कौन से को नहीं करना है. सो ये चीज अमेरिका में या किसी और देश में एडवांस डायरेक्टिव्स इतने कॉमन है कि वो अपनी चीज एक एक जीन्स और एक एक टी शर्ट के बारे में बता के जाते हैं, अपनी हेल्थ के बारे में एक एक चीज बताते हैं. क्योंकि यदि आपको कभी डिमेंशिया हो जाए, यदि आप भूलने की बीमारी हो जाए, आपको अल्जाइमर्स हो जाए, यू विल नॉट बी इन द राइट स्टेट टू आंसर दीज क्वेश्चंस. तब आपकी फैमिली आपके लिए डिसीजन लेगी. इसीलिए ये वाली जो प्रॉब्लम है, यूथनेसिया कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी तक लीगल नहीं है. बिकॉज अंडरस्टैंड, आपके लिए कौन ले रहा है आपका डिसीजंस? समबडी हु लव्स यू. बट इज दैट योर लीगल ईयर? यू डोंट नो. आपको नहीं पता. सो हर एक का मोटिव अलग है, हर एक की पहचान अलग है, हर एक का कॉन्शियस अलग है, हर एक के सब्जेक्ट्स अलग हैं. और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन का होते हुए एक सिचुएशन के बेसिस पे आंसर करना विल नॉट बी राइट. Being an geriatric expert, can you please explain dementia and Alzheimer's? सो डिमेंशिया एक ऐसी चीज है जिसमें आपको भूलने की बीमारी है. हिंदी भाषा में जो इंसान भूलता है उसको डिमेंशिया हो जाता है. पर क्या हर इंसान, अगर मैं ये भूल जाऊं कि आज मैंने कब कहाँ रखा है, उसको डिमेंशिया है? नहीं. जब डिमेंशिया जब भूलने की प्रॉब्लम एक लेवल के ऊपर बढ़ जाती है जहां आपकी डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो, आपको ये ना याद रहे कि आपने चाबियां कहाँ रखी थी, आपको ये ना याद रहे कि आपने बटन्स बंद करें कि नहीं करे, आपको ये ना याद करे कि आपने गैस का स्टोव बंद करा है कि नहीं करा, आपने अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखी है. जब आपकी डेली एक्टिविटीज पे आपको हार्म करने लग जाए, उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं. और डिमेंशिया इस टाइम पे वर्ल्ड की नंबर 1 मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जीरियाट्रिक्स में. एल्डरलीज में सबसे ज़्यादा डिमेंशिया होता है बिकॉज हमारी सेरेब्रल एट्रोफी होती है, हमारा ब्रेन कम काम करने लग जाता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कम होती है, नर्व स्टिमुलेशन कम होती है. एंड स्पेशली डायबिटिक्स में और बीपी के प्रॉब्लम में, हाई बीपी के प्रॉब्लम में आपको डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो उस चीज को देखते हुए डिमेंशिया इज एक्चुअली अ पैंडेमिक. इट्स अ मेंटल हेल्थ पैंडेमिक. It is, yes. Alzheimer's? किसी अल्जाइमर्स एक डिमेंशिया का पार्ट है. अल्जाइमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डिमेंशिया. और डिमेंशिया अल्जाइमर्स के बिना भी हो सकता है. अल्जाइमर्स बस एक डायग्नोसिस है जिसमें डिमेंशिया सबसे कॉमन सिम्टम है. अल्जाइमर्स के और भी सिम्टम्स होते हैं, गिरना, फॉल होना और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट डिमेंशिया उसका सबसे कॉमन सिम्टम है. और डिमेंशिया का सबसे कॉमन कॉज अल्जाइमर्स है, इसीलिए दोनों को सिनोनिमसली रखा जाता है. And what about Parkinson's? पार्किंसंस एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इंसान को मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जिसको हम लोग रिजिडिटी बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं, एकाइनीजिया बोलते हैं, हाथ के ट्रेमर्स बोलते हैं. ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, पीठ झुकी रहती है, जब ये चारों पांचों चीज़ें मिल जाती हैं तब उसको पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं. डिमेंशिया के लिए कोई एज ब्रैकेट होता है कि इसी एज के बाद इंसान को डिमेंशिया डायग्नोस हो सकता है या वो किसी भी एज में डिमेंशिया हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक मैं पढ़ता था किताबों में, उसमें डिमेंशिया यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड. तो डिमेंशिया को देखा जाता था कि भारत देश में डिमेंशिया के जो मेजर केसेस आते हैं वो 70 साल से ऊपर मेल्स में एंड 64 एंड अबव फीमेल्स में आते हैं. अब जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि डिमेंशिया 35 साल के आदमी को भी है, 40 साल की औरत को भी है, 27 साल के लड़के को भी है. सो डिमेंशिया कैन हैपन एट एनी एज, बट उसके सबसे ज्यादा केसेस आपको 60 एंड अबव में ही मिलते हैं. कोई इज देयर अ वे कि इंसान कैन प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट कर सकता है कि उसको फ्यूचर में डिमेंशिया ना हो, या किसी को लगे कि मेरे को छोटी छोटी चीजों से, आज जैसे एक इंसान को लग रहा है ही इज इन हिज लेट 30s, ही माइट बी फॉरगेटिंग 1 or 2 थिंग्स एंड वो एक दिमाग में आ गया कि मुझे हो सकता है फ्यूचर में. डिमेंशिया स्क्रीनिंग कराना एक कंपल्सरी राइट बन जानी चाहिए हर इंसान के लिए. जिस तरीके से हमें बताया जाता है बच्चों में कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वैसे गेट योरसेल्फ डिमेंशिया स्क्रीन्ड.
इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा प्रोन कंट्री है डिमेंशिया के लिए, बिकॉज हमारा जो डाइट है, हमारा जो डायबिटीज़ का पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिमेंशिया में हमारे ब्रेन में प्लाक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से भूलने की बीमारी बढ़ जाती है। यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपकी डिमेंशिया स्क्रीनिंग 40-45 के आसपास हो जानी चाहिए, और यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है पर आपको लग रहा है तो आपको वैसे भी हर 3 से 5 साल में डिमेंशिया स्क्रीनिंग करानी चाहिए। एट द सेम टाइम यदि आप हाई रिस्क पॉपुलेशन है, आप डायबिटिक हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है, नॉनवेज नहीं खाते हैं या कोई भी B12 का सप्लीमेंट नहीं खाते हैं, वीकनेस रहती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक बेड रिडन सिचुएशन है, मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी डिमेंशिया स्क्रीनिंग मस्ट है। और उस चीज़ में आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपके न्यूरो प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट्स होते हैं, उनको लेना चाहिए। Okay. So आज India is known as the diabetic capital of the world. 3 advices or preventive measures, if you want to, you can give. But before that, I would like to say that can you please explain what exactly diabetes is? सो डायबिटीज मतलब मधुमेह है ना। डायबिटीज मतलब आपके शरीर का जो खून है उसके अंदर आपके शुगर की जो लेवल्स हैं वो एक एक्सेस लेवल पे पहुंच गई हैं, वो बढ़ गई हैं एक मात्रा से ऊपर। वो कई कारण की वजह से हो सकती है। सबसे कॉमन कारण होता है गलत खान पान। आप खाते पीते नहीं, आप खाते पीते गलत हैं, बैठे रहते हैं, वजन बढ़ रहा है आपका, चलते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका शुगर जो आप खा रहे हैं वो यूज नहीं हो रहा है, तो वो एक्सेस में है। ये तो समझने वाली बात है। सेकेंड होता है आपका शुगर जो कम करने की जगह है, जो चीज आपकी शुगर को कम करती है शरीर में, वही नहीं बन रही है, तो ऑब्वियसली शुगर को तो खुला रास्ता मिला हुआ है, वो फुटबॉल खेल रहा है, वो तो आराम से भैया घूम फिर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तब आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज एक पैंडेमिक और स्पेशली एक, मैं तो बोलूँगा एक एपिडेमिक इंडिया में इसीलिए क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है, और उस वजह से हमारे जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के होते हुए बाकी प्रॉब्लम्स हैं, फूड है, उसके चलते हुए हमारा शुगर के लेवल्स बढ़ रहे हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हम इसको कैसे, 3 टिप्स जो हम कैसे प्रिवेंट करें। मूव योर बॉडी, मूवमेंट इज मेडिसिन। अगर आप आधे घंटे की वॉक करते हैं आफ्टर योर डिनर, योर शुगर्स विल ऑलवेज बी इन कंट्रोल, बिकॉज आपके बॉडी से हमेशा ही इंसुलिन और ग्लूकोगॉन जो 2 हमारे हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल हमेशा बैलेंस रहेगा। सेकेंड, प्लीज स्टॉप टेकिंग सीरियल्स इन द मॉर्निंग फॉर ब्रेकफास्ट। यदि आप सुबह सुबह उठ के आप अपने कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं और सोचते हैं कि आप बहुत हेल्दी हैं, तो यू आर एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी, बिकॉज व्हाट यू आर टेकिंग इज ओनली प्लेन शुगर। तो शुगर की अगर आप शुरुआत करेंगे दिन में, तो आपका ग्लूकोज स्पाइक ऐसा होगा कि आप पूरे दिन थकावट में रहेंगे, पूरे दिन आपको लगता है कि आपने कॉर्नफ्लेक्स खाए और आप बहुत हेल्दी हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल थके हुए रहेंगे। सो गेट रिड ऑफ द सीरियल्स इन योर ब्रेकफास्ट, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट विच इज healthy. And third and most important, if you have diabetes, don't think that only आंवला का जूस can help you out. ठीक है, आंवला करेला का जूस कैन हेल्प यू आउट इन सम वे, बट अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो प्लीज लेते रहें, बिकॉज आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास 60 to 70% इमरजेंसीज डायबिटिक्स की इसलिए आती है बिकॉज वो दवाई लेना छोड़ देते हैं, और उनका शुगर जब 600-700 पे पहुंच जाता है तब वो कॉमा स्टेट में, लिटरली कॉमेटो स्टेट में, वो अनकॉन्शियस फॉर्म में इमरजेंसी रूम में आते हैं। सो यदि आप अच्छा चलें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपने ब्रेकफास्ट का ध्यान रखें और अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको कभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। But as it is said that diabetes is a lifestyle disease, right? And it can be reversed. Can it actually be reversed? Yes, it can be reversed. It can be controlled. है ना, रिवर्सल और कंट्रोल में बहुत ही थिन ग्रे लाइन होती है। अगर आप उसको कंट्रोल करके चल रहे हैं और आपके, मान लीजिए अगर आपके 10-15 साल तक आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है, तो मैं तो अगर खुद भी पेशेंट हूँ मैं बोलूंगा बिल्कुल जी मेरी तो रिवर्स हो गई है। Right. टेक्निकली इट्स अंडर कंट्रोल, नोबडी विल से इट इज रिवर्स्ड, बिकॉज कहीं पे लिखा तो नहीं है कि वो रिवर्सल हो गया, बट हाँ अगर वो कंट्रोल में है, डायबिटीज इटसेल्फ इज नेवर अ प्रॉब्लम, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस आर अ प्रॉब्लम। डायबिटीज का जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बेकार चीजें हैं जो आपकी आंख पे, किडनी पे, दिल पे, मोटापे पे, टांगों पे, हड्डी पे, मसल पे, ये जो फर्क पड़ता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, चाहे वो रिवर्स हुआ हो या ना हुआ हो, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और आप कॉम्प्लिकेशन से बचे हुए हैं, देन यू आर अ हीरो इन योरसेल्फ। अगर एक पेशेंट है जिसको है डायबिटीज और उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, ठीक है, अब वो मेडिसिन ले रहा है और उसकी कंट्रोल में है, क्या वो बिना दोबारा डॉक्टर के पास जाए थ्रू एंड थ्रू सालों तक एक ही मेडिसिन कंटिन्यू कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो इग्नोरेंस बोलते हैं। अगर एक इंसान को आज मैं बोलूं कि आप
कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं आप जिंदगी भर कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। आज आपकी एक मेडिसिन शुरू करी डायबिटीज के लिए, आप उसको स्टिपुलेटेड टाइम के लिए ही लीजिए, बिकॉज हर मेडिसिन का एक समय होता है कंट्रोल करने का भी। हर डॉक्टर की पर्ची पे लिखा होता है रिव्यू इन 1 month, रिव्यू इन 2 weeks, रिव्यू इन 3 months। हर इंसान के हिसाब से लिखा होता है वो। यदि आप डायबिटिक हैं तो चाहे आपकी पर्ची पे लिखा हो ना लिखा हो, आप अपने डॉक्टर का चेहरा जरूर 3 महीने में देखने जाएं, क्योंकि शायद वो दवाई की जरूरत ही ना पड़े या एक और दवाई ऐड करने की जरूरत पड़े। तो आपके शरीर के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, आपके ब्लड टेस्ट के हिसाब से दवाइयों को चेंज करना पड़ा जाता है। What is the difference between pre-diabetic and diabetic? प्री डायबिटिक एक ऐसा इंसान है जो कि बस डायबिटीज के ब्रिज को क्रॉस करने वाला है। ये वो इंसान होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, या जिन्होंने बड़ी नई नई लाइफस्टाइल इश्यूज आते हैं, एकदम सडन बिंज ड्रिंकर्स होते हैं, या उनकी ईटिंग हैबिट्स एकदम चेंज हुई होती हैं। उन लोगों में डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वो आपके ब्लड लेवल्स पे दिखने लग जाता है कि आपने पिछले 3 महीने बहुत ज़्यादा चीटिंग कर ली है जी, आप नॉर्मल हो जाओ, प्री डायबिटिक हो गए हो। और डायबिटिक एक लेवल के बाद वो होता है जब आपका शुगर HbA1c ब्लड शुगर लेवल्स एक लेवल के ऊपर ही रहते हैं, देन यू आर एट अ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो प्री डायबिटिक, डायबिटिक एंड देन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, ये एक अपना पूरा एक लाइन होता है। तो 2 तरीके के डायबिटीज होते हैं ना, 1 and 2। 1 and 2. So, what is the major difference between diabetic type 1 and diabetic type 2? सो पहले ये बहुत ही मेजर डिफरेंस हुआ करता था, बिकॉज हम डायबिटीज टाइप 1 को पीडियाट्रिक डायबिटीज या बच्चों की डायबिटीज बोलते थे, और अडल्ट डायबिटीज हम टाइप 2 को बोलते थे। और दोनों के रीज़न होते थे कि जो डायबिटीज टाइप 1 है उसमें आपके इंसुलिन बनता ही नहीं है, और जो टाइप 2 होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन जो बन रहा है वो लग नहीं रहा है, मोटापे की वजह से, शुगर की, अपने ब्लड प्रेशर की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। सो दोनों में बहुत ही डिफरेंस था, एक जेनेटिक था, एक आपका लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। पर अब हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप होता है, ग्रे जोन होता है, एंड नाउ वी डोंट कन्वर्ट देम इनटू टाइप 1 और टाइप 2। अब डायबिटीज इज डायबिटीज अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रूवन फैक्ट कि क्यों हुआ है, तभी कोई लिखेगा। Well, let's play a fun game with Dr. Charu today. Absolutely, I'm always up for games. Let's talk about some common myths and some myth busting here. Three things, right, that people don't know about allopathic medicine. 3 things which people don't know about allopathic Yes. medicines. Number 1, they don't know that they are chemicals. They don't know that they can not always cause harm. They are always meant for good also. And third, they are not to be taken blindly from the chemist. 5 medicines that can be taken without a prescription. Paracetamol, sore throat medicines, cough cold medicines, lozenges, and your probiotic. How much is too much in these medicines? I think as everything is bespoke, everything is customized. यदि आपके weight के हिसाब से some people, 1 tablet is also too much. For some, 10 may not be too much. All depends upon yourself. 2 questions that nobody should ever ask a doctor. Is this cancer? And second, am I dying? What is the role of Google these days? I think In it medical is. science. I think it is a double-edged sword. एंड हम लोगों ने तो, मैं तो सच्ची में बोलता हूँ, यदि आप गूगल पढ़ के आए हैं तो मेरी फीस डबल होने वाली है, बिकॉज मेरा टाइम आप डबल लेंगे। बट एट द सेम टाइम आई लव दैट पीपल आर इन्फॉर्म्ड। इसका एक सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, चाहे गलत पढ़ रहे हैं, अपने सवाल लेकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इससे मेरे को भी उनको जानने का मौका मिलता है। सो आई अप्रिशिएट गूगल अ लॉट। What is the most irritating question that people ask to a doctor? Most irritating. मोस्ट इरिटेटिंग तो मेरे पास यही आता है कि ये दवाई कब तक चलेगी, है ना, जिसका मेरे को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप ठीक हो जाओगे मैं बंद कर दूंगा। पर ये इरिटेटिंग से ज़्यादा ये मेरे लिए नर्व रेकिंग होता है, बिकॉज हर एक के लिए हर दवाई सूट नहीं करती, और हर एक के लिए कस्टमाइज अप्रोच बनाना होता है। यार बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाके बोलते हैं यार तुमने बिजनेस बना लिया, काम तुम लोग कुछ नहीं करते। इट्स अ वेरी नेगेटिव क्वेश्चन दो, बट क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि कोई आपके पास आया और उसने आके आपको बोला यार कि डॉक्टर चारू व्हाट इज दिस, ट्रीटमेंट तो हो नहीं रहा, तुमने तो मजाक बना रखा है? गॉन आर दोज टाइम्स जहाँ पे हम नहीं बोलते कि डॉक्टर्स को भगवान मानो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता डॉक्टर्स को भगवान मानो। वी आर जस्ट इन अ प्रोफेशन। हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ हमने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, और उसमें आपके शरीर को जानने की ताकत है। ना हम चाहते हैं कि आप हमें भगवान मानो, ना हम चाहते हैं कि आप हमें डेविल मानो। आप हमें एक सर्विस क्लाइंट रिलेशनशिप में रखो, जिसमें
मैं आपको एक अच्छे इंटेंशन के साथ ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योर करने की प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ. इफ माई ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन यू, then I am very happy and you will also be happy. यदि वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता, then हम दोनों एक साइड पे होके we should brainstorm and think about what else can work. So ये जो collaborative approach है, ये होनी चाहिए. Yes, मेरे भी एक्सपीरियंस में आए हैं कुछ पेशेंट्स जिनको मेरा ट्रीटमेंट सूट नहीं किया, जिनके लिए this was a business strategy, this was a corporate cycle. बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है. अगर मैं भी शायद उनकी जगह होता तो सोचता, लेकिन एज अ डॉक्टर मैंने तब यही सोचा कि दे आर अंडर एन इमोशनल स्ट्रगल. वो लोग बहुत वनरेबल फेज में हैं और उनका जो एंगर है, जो रेज है, दैट इज जस्ट कमिंग आउट बिकॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ देयर लव्ड वन. तो आप अगर ये सोचेंगे तो ना आपको गुस्सा आएगा और आप भी उनको सुनने की ताकत बेटर रखेंगे तो वो भी ठंडे हो जाएंगे. So doctor, there's a sudden rise that we're seeing in children obesity. Yes. So why is it happening and what should parents do to, check and control? क्योंकि सबको प्यार तो आता है कि भाई खा लो कर लो, but एक line है, because I'm also seeing that in my family where, kids are eating junk food every day. तो आपके सवाल में ही आपका एक्चुअली जवाब है. जैसे हम अपने छोटे बच्चों को वैक्सीन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वी डोंट मिस एनी वैक्सीन. हम बड़े पर्टिकुलर होते हैं हमारे बच्चों की वैक्सीन के लिए. उनका मीजल्स का वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, डीपीटी लगा, पोलियो लगा, टेटनस लगा. हम उतना ही सीरियसली न्यूट्रिशन को क्यों नहीं लेते? हम उतना ही सीरियसली डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाते? हम उतना ही सीरियसली बैलेंस डाइट को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये एक अपना प्यार के नाम पे हम अपने आप को पीस ऑफ माइंड पे रखना चाहते हैं, बिकॉज वी आर सो बिजी इन आवर ओन लाइफ्स. हम अपने बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, हम अपने बच्चों को फूड हैबिट्स गलत दे देते हैं, और ये अनइंटेंशनल होता है इन द नेम ऑफ लव, जिसकी वजह से उनको लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेसेस हो जाती हैं, इंक्लूडिंग ओबेसिटी. ओबेसिटी अपने में एक पैंडेमिक है जो कि वेस्टर्न कंट्री से होते होते इंडिया पहुंच गया है, एंड नाउ इट इज राइजिंग बैडली. इसको प्रिवेंट करने के लिए obviously inculcating good habits in children, telling them कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं. और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यदि आपने बच्चे को 6 साल की उम्र से पहले ये बता दिया what does not come from nature is not good for you, आपके बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी. अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये बात बता दी होती, I would never have been overweight. I was living on processed food for so many years. But यही होता है कि प्यार के नाम पे हम बहुत चीज़ें अनइंटेंशनली दे देते हैं जो कि इन अननेचुरल होती हैं, जिसकी वजह से आगे जाके इश्यूज क्रिएट होते हैं. So what you're trying to say is this is a problem in the upbringing of children by the parents. Parenting. I believe this is an issue with the parenting, today's parenting, not with an upbringing. यदि आपने अच्छा लाइफस्टाइल बच्चे को नहीं दिखाया, समझाया और उसको इनकलकेट किया, प्रैक्टिस किया, they will never learn the importance of this. And with, the times like where, ordering food is so easy now. 6-7-year-old can, just open Zomato and order their pizzas and burger. I think parents have to keep a check on it. Disposable income is equal to luxury lifestyle. अगर आपकी हर चीज़ comfort पे है, at the fingertips है, तो obviously उसके अपने हानिकारक भी हैं. But आपको उसके अच्छे यूजेस भी पता होने चाहिए, दैट अ चाइल्ड इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट. दे शुड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कॉन्शियस डिसीजंस, बट राइट डिसीजंस. सो ये आप उनको पहले समझाएं और फिर वो खुद प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल आल्सो बी सक्सेसफुल एंड दे विल बी हैप्पी. A lot of people might have seen Dr. Charu as a doctor, and a lot of people might not know that Dr. Charu is also a socialite. Oh yes. And you have been so much involved in fashion and other things, right? So what is the story behind this? So ये मेरा जो चैप्टर है, ये लोग मेरे पेशेंट्स भी आके मेरे से हर रोज पूछते हैं मेरी ओपीडी में कि डॉक्टर साहब हमने आपकी रात को फोटो देखी थी एंड यू वर लुकिंग लाइक यू वर विद ऑल दीज एक्टर्स एंड ऑल दैट. सो ये मेरा जो चैप्टर ऑफ लाइफ है, ये मेरे को सेन रखता है. ये मेरा बचपन से चैप्टर है. आई वाज ऑलवेज इंक्लाइंड इन स्टाइलिंग, कोरियोग्राफी, फैशन, लाइफस्टाइल, good clothes, and keeping yourself very up to date and always with the vogue. So मेरा ये concept है कि आपको एक profession, passion को नहीं रोकना चाहिए. And being a socialite, being a person who admires fashion, being a person who likes lifestyle, good lifestyle, वो आपका पैशन है. और ये मेरे को सेन रखता है. यदि मेरे को खुद लगता है कि
मैं 12 घंटे यदि एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करता हूँ तो बाकी के जो 12 घंटे हैं वो मेरे अपने हैं, जिसमें से मेरे को 2 से 3 घंटे I want to live my life the way I want to, and जो चीज़ मैं अगले दिन आकर अपनी monotonous लाइफ से दूर होके बता पाऊँ अपने पेशेंट्स को कि this is the exact life. And you won't believe, ध्रुव, मेरे जितने भी elderly patients हैं, they actually love it. बिकॉज अगले दिन मैं उन्हें ये बताता हूँ कि कल रात को मैं यहाँ था, कल शाम को मैं यहाँ था, ये वाला फैशन शो चल रहा है, यहाँ पे इस टाइम ये वाला एग्जीबिशन चल रहा है. सो बीइंग अ सोशलाइट, being somebody who loves networking and the one who is always up with fashion, ये मेरे को sane रखता है, ये मेरे को happy रखता है, and at the same time it gives me a content that whatever I'm doing it for keeping myself satisfied. From your answer, are you trying to say that somewhere there is a lot of toxic culture in the hospital business? Absolutely. देखो, टॉक्सिसिटी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट आप जब बहुत ज़्यादा एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, एवरीवन इज डिफरेंट, बट मेरे लिए एज अ डॉक्टर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के बीच में रहूं, बीमार लोगों के बीच में रहूं, मैं खुद बीमार फील करता हूं और मेरे को खुद लगता है कि आई माइट गेट सम प्रॉब्लम्स. सो उसको स्ट्रेस बस तो करना पड़ेगा. Right. और वो आप कैसे करेंगे? उन चीज़ों में रह के जिसको आपको खुशी दे, जो आपके दिल से बहुत करीब हो. और एग्जैक्टली वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो ना हो, बट आपकी बॉडी पे यदि वो इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली वो स्ट्रेसफुल तो है ही. Well, on the other hand, we can say that it is a little toxic to for your body and your mind. It is definitely stressful for your brain. But what is your say about the 24-hour shifts that doctors do? वेरी डिफिकल्ट. वो एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम है और हर डॉक्टर को उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, बिकॉज दैट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन टोज. अगर मैंने भी 72 घंटे की शिफ्ट करी है तो मेरे को उसने सिखाया है कि आप बिना खाए पिए अपनी नॉट सो गुड लिविंग कंडीशंस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी डॉक्टर्स कर रहे हैं. एंड I think salute to them who are able to continue like that, because हम सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर्स किस हिसाब से काम करते हैं, डॉक्टर्स किस हिसाब से जीते हैं, एंड विद मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज वो लोग 24 घंटे फंक्शनल रहते हैं और उसके साथ साथ पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं. सो हैट्स ऑफ. So it was really nice having you, Dr. Charu, My on our pleasure. podcast. But before we leave, I want you to tell everybody 3 tips for a very good life, a healthy life. I would say love your family, stay happy and know your worth. यदि आप अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, always remember they are the only ones by your side. आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, अगर हमेशा आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, यदि आपके पास उनका सपोर्ट है, you will always be happy. It's a very good life. You should always pray to God. Second, stay happy, stay in gratitude. भगवान को शुक्राना करें, because you don't know कि आपकी जो लाइफ चल रही है वो किसी का ड्रीम हो सकता है. And that will always give you calm, that will always keep you contented and satisfied, because बहुत सारी हमारी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ की जो रीजंस हैं वो हमारा डिससैटिस्फैक्शन से स्टेम करता है. एंड लास्ट इज नो योर वर्थ. अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो. वेदर यू यूज एन इंस्टाग्राम फिल्टर और यू डोंट, यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल. वेदर यू आर फैट और यू आर थिन, यू आर अमेजिंग. एंड वेदर यू आर टॉल और यू आर शॉर्ट, यू आर ऑसम. सो आप अपनी वर्थ को समझें, किसी को जज मत करने दें अपने आप को, और अगर करता भी है देन जस्ट कीप अ स्माइल एंड मूव ऑन. And one life lesson that you have learned and you want everybody to follow it. देखो, मेरा जो लाइफ लेसन है ना वो शायद सब फॉलो ना कर पाए, बिकॉज आई एम अ ममाज बॉय. और मेरा लाइफ लेसन यही है, लिसन टू व्हाट योर मॉम सेज, बिकॉज वट एवर योर मॉम सेज शी इज ऑलवेज राइट. मैं ये नहीं बोलता कि सबके लिए ठीक हो, लेकिन मेरे लिए तो इट हैज बीन अ लाइफ लेसन. Thank you so much, Dr. Charu. Thank you, Thank Dr. you so much. Charu, Thank you so for much. coming on the show, enlightening us with your knowledge. Oh, I loved it, Sarth. I loved it, Dhruv. And thank you so much for having me at Misfit Humans. Thank you.